हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि हम ये जो हिस्ट्री की सीरीज है जयचंद्र गहरवार सीरीज, इसके लेक्चर नंबर 1 में थीम 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। थीम 1 में क्या था, जिसका नाम था ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। वो कम्प्लीटली इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर थी। अभी हम थीम 2 कवर करेंगे। थीम 2 क्या है? ये जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो बुक है 12th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 1, उसका ये सेकंड चैप्टर है। इसमें चैप्टर्स के नाम इस तरह होते हैं, जैसे चैप्टर 1 को लिखा जाएगा थीम 1, चैप्टर 2 को लिखा जाएगा थीम 2। ऐसे ही 4 चैप्टर हैं इसमें। टोटल मिला के तीनों की तीनों बुक में 15 चैप्टर हैं। तो इस तरह से हम 15 चैप्टर के अंदर या 15 लेक्चर के अंदर पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं थीम से। तो ये कोर्स कुछ इस तरह से बनाया गया है, जैसा कि आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा आपको पता है कि मैं आपको इसमें एनसीईआरटी बताने वाला हूँ। और ये गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन थीम से आएंगे वो इन लेक्चरों से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद एक एक वर्ड को बहुत ही गहराई में पढ़ा है। अच्छा, लेक्चर आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, जैसा कि आपको आवाज़ से सुनाई दे रहा होगा थोड़ी, और मैं कई कामों में थोड़ा बिजी हूँ। और असली रीज़न तो ये गले ख़राब होने का ही है। आज थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, इसलिए लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। तो आज हम पढ़ते हैं थीम 2, किंग्स फार्मर एंड टाउन्स। ये इसका नाम है। ये बुक है, आपको पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको किस तरह से मेरे साथ पढ़ना है। आपको ये बुक लेके बैठनी है, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन बन नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो देखिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक थी? 2600 बीसी से 1900 बीसी। आपको बीसी वगैरह का मतलब नहीं पता है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप सारे लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखें, जिसने डायरेक्ट देख रहा है ये लेक्चर कोई, तो इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम कवर करते जा रहे हैं। लेकिन इस वाले लेक्चर में, जिसका नाम किंग्स फार्म एंड टाउन्स है, इसमें हम असली एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 600 बीसी से लेकर 600 सी, ये पीरियड को एंशियंट हिस्ट्री बोला जाता है। पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए, इंडस वैली एंशियंट से भी एंशियंट है, ये समझ लो आप। अच्छा, तो आपको ना, जैसे अभी क्या है आपको बताऊँ, जैसे आप पुरानी एनसीईआरटी आपको याद होंगी, उनमें किस तरह से लिखाया जाता था कि अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर का बेटा कौन है, समझ बात को, इस तरह से उसमें लिखाया जाता था। फिर शाहजहाँ का बेटा कौन है, औरंगजेब का बेटा कौन है, बहादुर शाह जफर का बेटा कौन है, इस तरह से लिखा जाता था उसमें कि वो उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी। लेकिन आजकल की जो एनसीईआरटी है उनका फोकस राजाओं पे नहीं है, ऐसे कौन किसका बेटा है, कौन क्या वो है। उनका जो फोकस होता है वो उस वक्त की सोशल लाइफ पे होता है, उस वक्त के आर्ट एंड कल्चर पे होता है, उस वक्त क्या चीज़ थी, उन राजाओं का क्या योगदान रहा इस मॉडर्न इंडिया को बनाने में। बेसिकली इस चीज़ पे फोकस रखती है एनसीईआरटी। तो इसलिए थोड़ा एनसीईआरटी में एक दिक्कत पाई जाती है कि इसमें क्रम मिस हो जाता है, क्या आपको पता नहीं रहता कौन सा एम्पायर पहले था कौन सा बाद में था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ऐसा कि आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पहले थी। फिर आपको पता होगा, ऐसा बोला जाता है कि 1500 में आर्य आए थे बाहर से। नॉर्थ इंडिया के जो ज़्यादातर लोग हैं वो सब आर्य ही बोले जाते हैं। 1500 में आर्य, 1500 से 1000 बीसी के अंदर उन्होंने क्या लिखा? ऋग्वेद लिखा। क्या लिखा? ऋग्वेद आर्यों ने। अच्छा, तो इस वाले जो पीरियड को 1500 बीसी से 1000 बीसी, इसको बोला जाता है ऋग्वेदिक पीरियड। समझ रहे हो बात को? अच्छा, फिर 1000 के बाद उन्होंने बाकी के वेद लिखे। कौन कौन से? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जो जितने ये बाकी के 3 वेद हैं ये लिखे, जिनमें सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। और 1000 के ये बाद वाले जो पीरियड 1000 से लेकर 600 बीसी तक, इसको क्या बोला जाता है? लेटर वैदिक पीरियड। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। फिर यहाँ इस वैदिक पीरियड के बाद स्टार्ट होता है 600 बीसी से लेके 600 सी, एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं इसको एक तरह से। अच्छा, हुआ क्या था आपको बताऊं। सबसे पहले क्या है, लोग इकट्ठा होने लगे, जनपद बने, उनसे महाजनपद बने। सबसे पहले क्या आए थे? 16 महाजनपद आए थे, आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक महाजनपद जो मगध था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया। तो मगध में एक अलग ही, मगध जगह का नाम है, और वो बहुत बड़ा एम्पायर बन के उभरा, जिसमें बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारी डायनेस्टी मतलब साम्राज्यों ने राज्य किया। कैसे? कौन कौन नाम थे? जैसे मौर्य, ठीक है जी। मौर्य के बाद और कौन कौन से लोग? मौर्य ने मगध पर राज किया, फिर उसके बाद और लोगों ने भी किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजी किस तरह से। सबसे पहले हम मौर्य के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी बहुत। उसके बाद किन्होंने राज किया था? इंडो ग्रीक्स भी आए थे एक बाहर से। अच्छा, सातवाहन भी आए थे, साका आए थे, साका रूलर, ठीक है जी। और उसके बाद कुषाण भी आए थे। तो ये सब तो हो गई कहाँ तक की बात,
ये जब क्वेश्चन वोश्चन आए ये तो ये हो गया 100 CE की बात, मतलब जीरो पे आए अपन 600 से लेके 600 BC से लेके जीरो पे आए, जीरो से लेके 100, ये यहाँ तक तो क्वेश्चन वगैरह आ चुके हैं। फिर इसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, गुप्ता एम्पायर, ठीक है जी। गुप्ता एम्पायर के कई सारे राजा हुए, तो ये सब 600 पे जाके ही ख़त्म हो जाता है। इससे आगे ना तो बुक में लिखा हुआ है ना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, समझ रहे हो बात को, जो हम बुक में है उसे कवर करने चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए आपको मेरे ख्याल से एक बेसिक सी टाइमलाइन का एक अंदाज़ा हो गया होगा क्या मैं बताना आपको चाहता हूँ। लेकिन अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है चिंता ना करिए, आप बस लेक्चर के एंड तक बने रहिए, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल रट जाएगी, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ बस आपको वही पढ़ना है। तो देखिए इसमें बात कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद वाज कंपोज बाय द पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ऋग्वेद किसके द्वारा कंपोज किया गया था? जो लोग इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी के पास में रहते थे, किस वक्त में? 1500 से 1000 के बीच में, आपको पता है। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ देर इज अ एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन इन दक्कन एंड फर्दर साउथ। कि भाई किस चीज़ का एविडेंस है कि साउथ की तरफ किस तरह की पॉपुलेशन रहती थी? वो पेस्टोरल पॉपुलेशन, मतलब जो लोग पशुओं को पालते हैं, इस तरह के लोग साउथ इंडिया में रहते थे। अच्छा जी, और क्या है? नए नए तरीके आ रहे थे चीज़ों को बनाने के, जैसे नई नई चीज़ें बन रही थी, नए नए डिस्पोजल के तरीके बन रहे थे। डिस्पोजल क्या होता है? मतलब कोई आदमी मर जाए तो उसके अंतिम संस्कार के नए नए तरीके बनने लगे थे 600 BC से, ये सब स्टार्ट हो गया था। कोई जला रहा है, कोई दफना रहा है। इंडस वैली के लोग तो दफनाते थे, हम देख चुके हैं। अच्छा, साउथ में क्या होता था? साउथ और सेंट्रल इंडिया में मेकिंग ऑफ एलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ एनलार्ज टू सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इन फ्रॉम द फर्स्ट मिलीनियम BCE। इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट मिलीनियम BCE है, फर्स्ट मिलीनियम BC क्या होती है? जीरो से पहले के 1000 साल, ठीक है जी। इसके अंदर क्या स्टार्ट हुआ था कि साउथ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया है उसमें क्या है, इस तरह से दफनाने लगे थे मेगालिथ के नीचे। मेगालिथ क्या होता है? एक बड़ा सा पत्थर होता है, देखा ना, एक एलेबोरेट स्टेन होता है। इस मतलब आदमी को दफना दिया, थोड़ा गड्ढा करके, उसके ऊपर से एक मेगालिथ रख दिया, इस तरह से दफनाने लगे थे, ठीक है जी। और कई के मतलब ज़्यादातर केसों में क्या पाया जाने लगा कि जो मृत जो आदमी है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच रेंज ऑफ आयरन टूल, मतलब जो लोहे के औजार हैं उनके साथ दफनाया जाने लगा। पहले आपको पता होगा कि इंडस वैली के लोग इन सब चीज़ों को दफनाने में ज़्यादा, मतलब लोगों के साथ दफनाने में कोई यकीन नहीं रखते थे। ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा, आपको पता है कि अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेसेज वर अदर चेंज evident in the ways in which agriculture production was organized simultaneously. New towns appeared almost throughout the subcontinent। देखिए ये सब तो चल ही रहा था, फिर राजा वगैरह अलग राज कर रहे थे, उससे क्या है नए नए तरीके, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया और ज़्यादा नए नए टाउन बन के उभरे, ये सब हुआ था, ठीक है। इसको अपन को इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। चलो बात कर लेते हैं प्रिंसेप एंड पियादसी, इन दो शब्दों के बारे में। देखिए प्रिंसेप कौन है? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर था, जेम्स प्रिंसेप बोल इसका नाम था, ठीक है। तो भाई साहब पहली बार एपिग्राफी का यूज होने लगा 1830 में। 1830 से एपिग्राफी का यूज। एपिग्राफी क्या होता है? आपको पता है कि इंस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन वो होता है जो राजा वगैरह लोग किसी हार्ड सरफेस पर कुछ लिखवाते हैं, किसी पत्थर पर कुछ लिखवा दिया, ठीक है, कहीं हमको लिखा हुआ मिल गया, तो उस भाषा को समझना, क्योंकि आपको पता है कि पुरानी भाषा में लिखा जाता था वो, ठीक है, उस सब की सारी बात करेंगे। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना, मतलब जो पत्थरों पे जो लिखी हुई जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करना, या कहीं भी किसी दीवार पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, गोदा हुआ, मतलब किसी हार्ड सरफेस पर अगर किसी चीज़ को गोद के लिख दिया जाए तो उसे वो क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इस चीज़ की स्टडी क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। ये आपको पता होना चाहिए, इसको पूछ सकते हैं। अच्छा, एपिग्राफी कब से आने लगी? 1830, जो 1830 वाला जो दशक है इसमें क्या एपिग्राफी का यूज होने लगा। किसने किया था? मतलब जेम्स प्रिंसेप था एक आदमी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, उसने क्या 1830s में, 30s का मतलब 1830 से लेकर 1840 तक, 30s का ये मतलब होता है। अच्छा, उसने क्या कर लिया कि ब्रह्मी और खरोष्टरी, ये दो स्क्रिप्ट, आपको बता चुका हूँ मैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर, नहीं पता है तो आपको सारे लेक्चर शुरू से देखने चाहिए, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, उसने ब्रह्मी और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर कर लिया। डेसिफर मतलब उसको पता लगा लिया कि ये किस तरह से लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। जो भी इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया। क्या क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे ये जो लिखी हुई यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, तो वैसा जो अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन थे
और जो कॉइन थे उनमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया था सबसे पहले? ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया। स्क्रिप्ट का, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं, ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया। जैसे हिंदी को लिखने के लिए क्या स्क्रिप्ट है? देवनागरी। इंग्लिश को लिखने के लिए हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं? रोमन स्क्रिप्ट। ऐसा नहीं कि इंग्लिश को अपन मैं देवनागरी में भी लिख सकता हूँ, जैसे माई नेम इज दिनेश ऐसे लिख दूँ, तो इंग्लिश को मैंने अभी कैसे लिख दिया? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इस तरह से माई नेम इज दिनेश, इस तरह इसको मैंने रोमन में लिख दिया। देखिए मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज अलग होती है। सबसे पहले आपको ये बस इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज मतलब स्क्रिप्ट यूज की गई थी? ब्रह्मी और खरोष्टी। अच्छा जी, तो उसने क्या पाया जेम्स प्रिंसेप ने कि बहुत सारे ऐसे उसे इंस्क्रिप्शन मिले जिनमें किसी राजा का नाम पियादसी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पियादसी। इसका मतलब क्या है? प्लीजेंट टू बिहोल्ड, सबसे प्रेम करने वाला एक तरह से। अच्छा, फिर कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले, लिखा हुआ देयर इज अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर्ड द किंग एज अशोका। कुछ इंस्क्रिप्शन में उसका नाम क्या लिखा हुआ था? अशोक लिखा हुआ था। अशोक को क्या बोला जाता है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कि जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं भाई, अपनी जो ज़्यादातर जो हिस्ट्री है उसका बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही पता लगाया गया है। बुद्धिस्ट और जैन जो टेक्स्ट हैं पुराने लिखे हुए हैं अब तक, उनसे पता लगाया कोई राजा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा बार किसका उल्लेख मिलता है? सबसे ज़्यादा बार किसका जिक्र मिलता है? अशोक नाम के राजा का। समझ गए आप इतनी सी बात? अच्छा, देखिए तो हुआ क्या कि फिर पता लगने लगा, और ये सब हमको राजा के बारे में पता लगा इस तरह से कि आई अशोक सबसे फेमस राजा था। ठीक है जी, इसके बारे में पता लगाएंगे कि ये किस डायनेस्टी का था, क्या था, उसके बारे में पढ़ने से पहले अभी देखिए। अब क्या पढ़ते हैं सेकंड आर्टिकल के बारे में? अर्लीस्ट स्टेट, सबसे पहले राज्य कौन कौन से बने थे। अच्छा, मैंने वैसे आपको बोला था 16 महाजनपदाज, 16 महाजनपद थे। महाजनपद क्या होता है? जैसे लोग इकट्ठे हुए उसको जन बोलते थे लोग, ग्राम या जन। फिर बहुत सारे लोग और मिल जाते थे उसे जनपद बोलते थे। वो जनपद और बड़ा हो जाता था तो उसको क्या बोलते थे? महाजनपद। तो सबसे पहले इंडिया में 16 महाजनपद निकल के आए। अच्छा, अब पढ़ते फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC अर्ली स्टेट सिटीज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, ये सब होने लगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, सिक्के बनने लगे, ये सब काम होने लगा। अच्छा, बहुत सारे महाजनपद निकल के आए। ठीक है जी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 16 स्टेट नोन एज महाजनपद आज। अच्छा, इनमें से फेमस कौन कौन से हैं? जैसे वज्जी, मगध, कोसाला, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो इंपॉर्टेंट 16 के 16 महाजनपद हैं, उन सब की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जैसे NCERT में इन 7 का नाम लिख दिया तो समझ लो कि ये 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको कैपिटल या राजधानी के बारे में भी पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, चिंता ना करें आप। अच्छा, जैसे देखें, देखिए मैं आपको देखता हूँ कि मैं बीच में से कुछ लाइनें छुड़वा देता हूँ। मैं केवल वो लाइन छुड़वाता हूँ जिनका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे बात को? अच्छा जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें कि कई महाजनपद ऐसे थे जिनमें एक साथ कई लोग राज करते थे। इसको क्या बोलते हैं? जब कई लोग एक साथ मतलब कई राजा होते हैं, ओलिगोआर्की। ठीक है, ओलिगोआर्की मतलब कई लोग एक साथ राज कर रहे हैं। पॉलीआर्की तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब बहुत सारे लोग एक साथ राज कर रहे हैं। ओलिगोआर्की मतलब कुछ संख्या में लोग हैं जो राज करते हैं। और ये जो मतलब कुछ संख्या में जो लोग होते थे जो रूल करते थे उस स्टेट के ऊपर। ऐसा नहीं कि सभी स्टेट में ऐसा रूल लागू होता। देखिए कुछ स्टेट तो ऐसी थी जिनमें एक ही राजा होता था, बाकी उसके मिनिस्टर होते थे। कुछ स्टेट में कई सारे लोग मिलके रूल करते थे उस स्टेट को। ऐसे स्टेट जो मतलब ये जो रूल करते थे सब लोग, इनको क्या बोलते? गणा बोलते थे या संघ बोलते थे। समझ लो, गण और संघ। जैसे वज्जी, ये जो महाजनपद है, इसमें इसी तरह का केस होता था। जैसे कहा एज इन द केस ऑफ वज्जी संघा, राजाज प्रॉबली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली, उन्होंने एक साथ लैंड को कलेक्ट मतलब वो किया था। समझ रहे हो बात को? अच्छा अब मैं आपको जनपद का मीनिंग बता दूं, जनपद क्या होता है। देखिए जनपद क्या होता है? लैंड वेयर अ जना सेट्स इट्स फूड्स एंड सेटल। इट इज़ अ वर्ड यूज बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। यह एक ऐसा वर्ड है पहली बात तो कि जो प्राकृत और संस्कृत दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। जनपद का सिंपल सा मतलब ये है, ऐसा कोई भी भूमि, ऐसा कोई भी लैंड जिसमें लोग रहते हैं। समझ रहे बात को? उसको क्या बोलते हैं? अपन जनपद बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इसी पेज पे लिखा हुआ है ऊपर साइड में ये बॉक्स जो है कि इंस्क्रिप्शन वही जैसे हार्ड सरफेस पर किसी स्टोन, मेटल या पॉटरी पे कुछ गोद के लिख दिया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको पता होना चाहिए सबसे अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन थे वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? प्राकृत लैंग्वेज में। अब प्राकृत क्या है? ए नेम फॉर अ लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों की भाषा थी। इसका क्या मतलब है?
तो भाई फिर बड़े लोगों की भाषा कौन सी होगी? पंडित, बड़े लोग मतलब राजा, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे, उनकी भाषा कौन सी थी? उनकी भाषा वो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। प्राकृत क्या थी? आम लोगों की भाषा। सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे वो प्राकृत में ही लिखे गए थे। अच्छा, ये तो हो गई लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखे गए थे। अभी अगर मैं आपसे पूछूँ किस स्क्रिप्ट में लिखे गए थे सबसे पहले, ब्रह्मी और खरोष्टी, जैसे कि अभी हमने बात की है। अच्छा, ये आपको बताइए कि कुछ ऐसे राजा जैसे अशोक, अजातशत्रु, इन्होंने इस्तेमाल किया सबसे पहले। अच्छा, अब इसे देखते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेज सच एज पाली, तमिल, संस्कृत। इसका मतलब क्या है कि भले ही प्राकृत में लिखा हुआ है लेकिन बीच बीच में क्या है, कई ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो तमिल में लिखे हुए हैं, कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, कई पाली में लिखे हुए हैं। तमिल संस्कृत जानते हो आप। पाली और प्राकृत ऑर्डिनरी लोगों की भाषा होती थी, जो सामान्य लोग जो भाषा बोलते थे। इतना आपको बेसिक कॉमन हो गया। तो अभी स्पेस से हमने ये पढ़ा कि अशोक का दूसरा नाम क्या था जो ज़्यादातर जगह लिखा हुआ मिला है, पियादसी, मिला था कि नहीं? ये सब हमने अभी पता लगा लिया। वज्जी नाम का जो महाजनपद था उसमें कई लोग एक साथ रूल करते थे, ये भी हमने देखा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं 16 में से जिनका नाम बार बार लिखा हुआ मिलता है? वज्जी, मगध, कोसाला, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। अकर फ्रीक्वेंटली इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अच्छा, अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए, जो हमने अभी महाजनपद जो 7 देखे थे, मैं चाहता हूँ कि आप इनकी लोकेशन भी एक बार याद रख लें। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हो सकता है कि अभी 7 दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो किसी क्वेश्चन में आपसे लेफ्ट टू राइट अरेंज ही करवा ले, लेफ्ट में कौन है सबसे, राइट में कौन है। तो देखते हैं। जो 7 महाजनपद उनमें कौन सा, गांधार था एक तो, ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर को था अवंती, अवंती का भी तो नाम लिखा हुआ था। अभी जो इंपॉर्टेंट 7 थे, कुरु, पांचाल, ठीक है जी, कोशाला, वज्जी और मगध। बताइए 4 हैं कि नहीं? गांधार, अवंती, कुरु, पांचाल, कोशाला, वज्जी और मगध। लेफ्ट टू अगर राइट अपन को अरेंज करें, मैं चाहता हूँ कि अपन को याद कर ले, कोई भी आप अपने हिसाब से ट्रिक इनकी बना लें, ठीक है जी। अच्छा लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जिस लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको वो लाइन याद होनी चाहिए, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी, ठीक है जी। अच्छा, और देखते हैं फिर क्या हुआ। ब्राह्मण से देखो, सबसे पहले तो जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखने लग गए। फिर क्या हुआ आगे से, जो जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो 6th सेंचुरी जो आई थी, 6th सेंचुरी अनवर्ड, क्या था, ब्राह्मण बिगिन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र। ब्राह्मणों ने संस्कृत टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, जिनको क्या बोलते थे वो, तो धर्मसूत्र। तो क्या, अगर ये बताओ, इसमें लिखा हो 6th सेंचुरी के बाद उन्होंने धर्मसूत्र लिखे, लेकिन आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 1500 से 1000 के बीच में उन्होंने ऋग्वेद लिखा था, फिर 1000 से लेकर 600 के बीच में बाकी वेद लिखे थे। तो असली में क्या है कि ऋग्वेद सबसे पहले, बाकी वेद बाद में, फिर धर्मसूत्र का नंबर आया। क्रोनोलॉजी आपकी समझ आई क्या? अच्छा जी। तो इन धर्मसूत्र के अंदर क्या लिखा जाता? इनमें दीज लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर, जो रूलर हैं, राजा हैं, उनके लिए क्या नियम होने चाहिए, किस तरह उनको राज करना चाहिए, जो कि उनके हिसाब से कौन हो सकता है, केवल राजा। वो वर आइडली एक्सपेक्टेड टू बी अ क्षत्रिय, केवल एक क्षत्रिय राजा बन सकता है, ऐसा वो लिखते थे। अच्छा, ये हो गया, और इस पैराग्राफ में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और आप चिंता ना करिए, जैसे मैं अगर किसी पैराग्राफ को छुड़वा देता हूँ, समझ लीजिए मैंने एक एक चीज़ को बहुत गहराई में पढ़ चुका हूँ, अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा और इसमें मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ना कुछ भी, इसमें बस वही लिखा हुआ है कि राजा एक दूसरे पर रेड करते थे, पास के राज्यों पर लड़ते थे, उनकी वेल्थ को पूरा कब्जा कर लेते थे, जिससे उनकी वेल्थ बढ़ जाती थी। तो इस तरह से कुछ जो स्टेट हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, समझ रहे बात को, फिर उनको चलाने के लिए बहुत ही ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ती थी, ये सब। लेकिन एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बन सकता है, खुद ही सोचिए। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है, उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो जिस चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है वही आपको पता होना चाहिए। मैं बता भी दूँ, जैसे धर्मसूत्र उन्होंने कब बनाया, 6th सेंचुरी के बाद। तो आपसे पूछ सकता है ऋग्वेद पहले बना, फिर बाकी के 3 वेद बाद में बने, धर्मसूत्र और बाद में बने, ठीक है जी। धर्मसूत्र के अंदर क्या लिखा जाता है ये पूछ सकता है, नॉर्म्स फॉर रूलर, जो राजा जो होता है उसको किस तरह से, उसके क्या नियम है राजा के लिए। अच्छा, वो सब धर्मसूत्र के अंदर लिखा जाता है। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको खुद ही बताता जा रहा हूँ। अच्छा, ओलिगोआर्की का मैंने आपको बता दिया। ओलिगार्की रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पाप where power is exercised by a group of men. The Roman Republic, about which you read last year, was an oligarchy in spite of its name. अच्छा जैसे ओलिगोआर्की का मतलब आपको समझ आ गया, जहाँ पे पावर कई एक ग्रुप ऑफ मैन के ज़्यादा ऑर्गेनाइज की जाती है। इनको इंडिया में क्या बोलते थे, इस ग्रुप ऑफ मैन को जन और संघ बोलते थे, ये आपको पता है। अच्छा, आपको एक जानकारी बता दूँ, बुद्धा जो थे
वो भी एक गण और संघ से ही थे। गण और संघ में ज़्यादातर क्षत्रिय होते थे। तो बुद्धा और महावीर जैन दोनों के दोनों एक क्षत्रिय थे। बुद्धा शाक्य क्लैन के क्षत्रिय थे और जैन जो थे वो, उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, उसका मुझे नाम याद आ नहीं रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रोमन रिपब्लिक जो है वो भी क्या था, एक ओलिगोआर्की था। इसमें देखो ये इसी तरह से एनसीईआरटी से खेलते हैं लोग, कि इसमें कोई थोड़ी सी डिटेल दे देंगे एग्जाम्पल के लिए, बस उसको उसमें पूछ लेते हैं फिर एग्जाम में, लेकिन हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन निकलेगा कैसे। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहला महाजनपद, फर्स्ट अमंगस्ट द 16, जो 16 में सबसे पहला, मगध नाम था इसका। क्या था? मगध। मगध के बारे में पढ़ते हैं। 6 से लेके 4th सेंचुरी BC तक मगध जो था वो क्या था, प्रेजेंट डे बिहार, ये सबसे पावरफुल महाजनपद बन चुका था। अच्छा, क्यों बन गया था? देखिए, इसलिए बन गया था कि ये मगध की तरफ, आपको पता है कि उधर जंगल की तरफ है, एरिया है, उधर छोटा नागपुर का पठार है बिहार के पास, तो लोहे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे इन्होंने हथियार बनाए, जंगल से इनको हाथी मिल जाते थे, फल फूल पेड़ पौधे हर चीज़ मिल रही थी, समझ रहे हो बात को। तो जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है वही क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इनके पास, और ऐसी बात नहीं कि रिसोर्सेज की वजह से ये पावरफुल थे, इनके राजा भी महान हुए हैं, ऐसी बात। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, अब ये क्या होता है, इतने महान महान अगर राजा होंगे तो ऑब्वियसली वो स्टेट पावरफुल तो हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे बात करें, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर who wrote about Magadha attribute its power to the policies of individual ruthlessly ambitious king of whom बिम्बसारा, अजातशत्रु, महापद्म नंदा बेस्ट नोन। देखिए, जो जैन और वो बुद्धिस्ट जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है कि भाई साहब कि किस लिए मगध पावरफुल था। उन्होंने लिखा है कि भाई साहब कि राजा इतने तगड़े हुए थे, बहुत ही एम्बिशियस राजा थे, जिनको बहुत तगड़ा विस्तार करना था। उनमें कौन कौन थे? बिम्बसार था, अजातशत्रु था, महापद्म नंदा था। क्या क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन कौन ज़्यादा रूथलेसली एम्बिशियस? ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये पूछ सकता है कि मगध में इनमें से किस राजा ने मगध पर राज नहीं किया है। आपको पता है इन 3 ने तो किया है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह इन्हीं के परिवार से, उन्होंने भी किया है। नंद साम्राज्य जो था उन्होंने किया है। तो बाकी अगर किसी राजा का नाम लिखे तो आप समझ जाओगे, उस पर आप टिक लगा दोगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो आप बात को। अच्छा, तो इसकी कैपिटल कौन सी थी मगध की? इस कैपिटल का नाम था राजगाह, जिसका आज के टाइम पर नाम है राजगिर। समझ, राजगिर, राजगाह और राजगिर का मतलब होता है कि राजा का घर, समझ बात को। ये उस कैपिटल का नाम था पहले, ये सबसे पहले इसकी कैपिटल थी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ द किंग। अच्छा, राजगाह क्या था? एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था। फोर्टिफाइड सेटलमेंट मतलब इसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी, महल था एक तरह का, ये समझ लीजिए। अच्छा, फिर बाद में इसकी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी गई कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जिसको प्रेजेंट डे में क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। और क्यों किया था इसको पाटलिपुत्र? क्योंकि पटना जो है वो गंगा के किनारे पे बसा हुआ है, तो कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा रूट हो जाता है, जा आ सकते हैं वहाँ आसानी से। इसलिए इसकी कैपिटल को बाद में कहाँ बना दिया किसी राजा ने? वो बना दिया पाटलिपुत्र में। समझ रहे हो बात को। अच्छा, बात करें एन अर्ली एम्पायर, जैसे अब तो हमने मगधा की बात कर ली, सबसे पहले अभी अर्ली एम्पायर की बात करते हैं। एम्पायर मतलब होता है एक साम्राज्य। देखिए, मगध तो एक जगह का नाम है, किसी जगह का, उसके अंदर राज करने वाले लोग क्या होंगे? साम्राज्य। जैसे मगध के अंदर नंद साम्राज्य, नंद एम्पायर ने भी राज किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के भी पूरे परिवार ने राज किया है। इस तरह से अब हम एक एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा? इसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य who founded the empire, extended control from far northwest as Afghanistan and Baluchistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga। देखिए समझ यार, ये इंडिया है, एक सेकंड अच्छा सा नक्शा बनाता हूँ भारत का। तो ये भारत देश है मेरा, ठीक है जी, और कुछ ऐसा यार बनता क्यों नहीं है। अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है इतना तो भारत है, इसके ऊपर सिंध बलूचिस्तान जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ से वहाँ तक इसको फैलाया हुआ था। फिर बाद में इनका जो ग्रांड सन आया था, क्या पता चला इससे कि चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रांड सन जो था, मतलब पोता जो था, वो कौन था? अशोक था। समझ रहे हो क्या आप बात को। अच्छा, तो भाई साहब इनका बेटा कौन था? बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा क्या हुआ? अशोक। समझ रहे हो बात। तो अशोक जब आया उसने तो कलिंगा, अब उड़ीसा इधर है, उसने यहाँ तक फैला दिया, मतलब पूरा ही कवर कर डाला था। इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने फैलाया था। क्या नाम था इनके एम्पायर का? मौर्य एम्पायर, क्योंकि इनका सरनेम क्या था? मौर्य सरनेम था, ठीक है जी। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे और बात करें, इसमें लिखा हुआ है फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्य, कि मौर्य के बारे में पता कहाँ कहाँ से लगता है। देखिए, किन्हीं भी राजाओं के बारे में लिखे हुए टेक्स्ट से पता लगता है, या उस वक्त किसी आदमी ने कोई कविता लिखी हो, कोई कहानी लिखी हो, उससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो पता लगाते हैं।
कि मौर्य मौर्य जो साम्राज्य उसके बारे में पता कहाँ से लगता है। तो देखिए, द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज ए ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर था। ये एम्बेसडर होते हैं जब दो राज्यों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, तो हम अपने यहाँ से किसी को वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे, वहाँ से आज भी तो होता है। इंडिया के एम्बेसडर हर देश में मिलेंगे आपको, हर देशों के एम्बेसडर इंडिया में आपको मिलेंगे। एम्बेसडर क्या होता है, इसी काम के लिए होते हैं। तो सोचिए कि इंडिया कितने समय से मतलब ये सब प्रैक्टिस कर रहा है कि लोग डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस कर रहा है। बेसिकली मैं वर्ड भूल रहा था। इंडिया में डिप्लोमेसी कब से है कि दूसरी जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जब यूरोप में एक तरह से यूरोप और ये अमेरिका जो अभी आजकल इतने एडवांस बनते हैं, इनमें जब सिविलाइजेशन भी नहीं थी, ये लोग बस जंगलों में शिकार कर रहे थे, उस वक्त इंडिया में डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जाती थी, जिसका आपको सामने दिख रहा है। भाई मेगास्थनीज जो था एक ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक से आया था, किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, किसी और के नहीं। अच्छा, उसने अकाउंट का मतलब क्या है, उसने कहीं लिखा है, क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ से हमको पता लगता है कि भाई साहब, मैं आप मतलब इस आर्टिकल का नाम यही तो है, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्य, कि मौर्य के बारे में पता कहाँ से लगता है। एक तो मेगास्थनीज का जो लिखा हुआ है उसमें पता लगता है। अच्छा, फिर देखते हैं एक बुक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, जिसको ऐसा बोला जाता है, किसने लिखी होगी, कौटिल्य या चाणक्य। जो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का एक मिनिस्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जो उनको सलाह देता था। चाणक्य के बारे में आप सब जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। और एक वहाँ से भी इस मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, मतलब सॉरी, चाणक्य कौन था, मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गई एक बात। अच्छा, और कहाँ कहाँ से पता लगता है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। भाई अशोका ने इंस्क्रिप्शन भी तो लिखवाए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मतलब जो मौर्य एम्पायर है इनके बारे में या मगध के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से पता लगता है तो वो यहीं से पता लगता है। किससे, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है। अशोक पहला राजा हुआ था जिसने इंस्क्रिप्शन को लिखना ना स्टार्ट किया था। ये बात अब क्लियर हो गई आपके दिमाग में। अशोक ने इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पे नोट करवाना अपनी बातों को, जिनमें क्या क्या है, ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, मतलब रॉक पे और पिलर्स पे लिखवाना स्टार्ट किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं एम्पायर के बारे में जानकारी लेने के बारे में। यहाँ से सबसे ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, तीन चीज़ें आपको मैंने बताई, मगस्थनीज, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की जो अकाउंट था उसमें से, अकाउंट तो होता है उनका लिखा हुआ कुछ भी चीज़। अच्छा अभी जैसे बात करें लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर इन अरेमिक एंड ग्रीक। देखिए, अभी तो अपन बात कर रहे हैं एक उसकी लैंग्वेज की, कि जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे वो किस लैंग्वेज में थे, प्राकृत में छपते थे। किसमें, प्राकृत। अशोक के इंस्क्रिप्शन कहाँ से छपते थे, प्राकृत लैंग्वेज में अशोक ने इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, ये क्लियर बात है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुन, लेकिन अब इनका राज्य तो बहुत बड़ा था, आपको पता है। तो जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, मतलब ऊपर की तरफ, इधर नॉर्थ वेस्ट, आपको समझिए नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर की साइड, तो बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है, अफगानिस्तान तरफ का जो एरिया है, उधर उधर तक अशोक का राज था। अशोक ने जो उधर इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे वो किन लैंग्वेज में लिखवाए थे, अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज में। समझ रहे बात को। अच्छा, अब हो गई लैंग्वेज की बात। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की, किस स्क्रिप्ट में लिखवाए। तो ज़्यादातर जो प्राकृत लैंग्वेज में जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए गए थे वो लिखे गए थे ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में कुछ कुछ जगह खरोष्ठी में लिखे गए थे। और सुनो अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज में जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे उनको अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट में ही लिखा गया था। आप मेरी बात समझ रहे हो, स्क्रिप्ट अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है। पहले तो हमने बात की किन किन लैंग्वेज में उसके इंस्क्रिप्शन है, प्राकृत में सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ वेस्ट में किसमें, अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज में है। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। जो प्राकृत में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, और जो अरेमिक और ग्रीक जो लैंग्वेज में लिखे गए थे उनकी स्क्रिप्ट का नाम भी क्या है, अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट। इतना सा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है जी। नहीं समझ आया तो दोबारा सुनिए। जो मैं बता रहा हूँ उसमें से तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अच्छा, जैसे अपन अगर बात करें इसमें, ये बोल रहा है कि सबसे इस जो एम्पायर था, अपन मगध और मौर्य एम्पायर की बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, मगध इलाके की और मौर्य एम्पायर जो उसमें चलता था उसकी बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, के एम्पायर को एडमिनिस्टर किस तरह से किया जाता था, किस तरह उसमें शासन व्यवस्था चलती थी। तो देखिए, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, ठीक है जी। कैपिटल था पाटलिपुत्र, और प्रोविंशियल सेंटर कौन कौन से, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णनगरी।
समझ रहे हो, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, एक तो कैपिटल जिसका नाम क्या है पाटलिपुत्र या पटना, फिर प्रोविंशियल सेंटर थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णनगरी। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट जगह थे उनके पॉलिटिकल सेंटर, ये थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णनगरी। समझ रहे बात को। अच्छा, बात कर लेते हैं इनके बारे में जरा। इसमें लिखा हुआ अगले पेज पे कि बोध, तक्षशिला और उज्जैनी ये कहाँ पे थे। मतलब देखिए, इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल सेंटर या राजा इसी तरह से बनाएगा जहाँ पे कोई काम हो, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड रूट थे उन पे पड़ते थे। समझ रहे बात को, इसलिए उनको बनाया हुआ था। जो ट्रेड रूट थे उस वक्त, ट्रेड रूट मतलब व्यापार करने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल होता था उन पर ये पड़ते थे। कौन कौन से, तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है जी, आपको पता चल गया। और फिर स्वर्णनगरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, स्वर्णनगरी का मतलब ये होता है गोल्डन माउंटेन। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वर्णनगरी शायद किसका नाम हुआ होगा, कर्नाटक की जो गोल्ड माइन है। भाई कर्नाटक की गोल्ड माइन तो आपको बताइए, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसके ऊपर KGF मूवी बनी हुई है। तो ऐसा अंदाजा लगाते हैं जो इतिहासकार हैं कि स्वर्णनगरी जो है वो नीचे की तरफ हुआ होगा, उसी एरिया का नाम होगा किसका, जो कर्नाटका की जो गोल्ड माइन है, उधर से सोना ये लेते होंगे। इंपॉर्टेंट जगह है ये भी। अच्छा, अपने बात कर ली 3 जगह के बारे में। फिर अब क्या चक्कर है कि अब इन्होंने नाम लिख ही दिया है तो पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पढ़ते थे ये। तो थोड़ा मैप को भी देख लेते हैं, सेकंड पे जो मैप है इसी पेज पे। देखिए 5 पॉलिटिकल सेंटर की बात हुई थी। देखिए पाटलिपुत्र तो आपको इधर दिख ही रहा है, इधर बिहार की तरफ, पटना ही तो है पाटलिपुत्र। अच्छा, फिर हमने कौन कौन देखा, तक्षशिला। तक्षशिला तो बिल्कुल ऊपर है, ये तो बिल्कुल ट्रेड रूट, मतलब ऊपर कौन सा रूट था, इसको क्या बोलते थे अपन, जो रेशम का जो सिल्क रूट जिसे बोलते हैं तक्षशिला तो वहीं पड़ता है। अच्छा, उज्जैनी नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। अच्छा, तोसाली कहाँ पे, तोसाली किधर गया, देखिए यहीं कहीं तोसाली भी होगा। और चौथा कौन सा था, स्वर्णनगरी। स्वर्णनगरी तो इधर कर्नाटका में नीचे की तरफ किसी इस एरिया में पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई नॉर्थ से लेके साउथ तक इनको जमाने का बोले पेपर में, तो आप आराम से बोल सकते हो। तक्षशिला सबसे ऊपर है, पाटलिपुत्र इधर है, उज्जैनी इसके और थोड़ा सा नीचे है, स्वर्णनगरी इधर है, और तोसाली मुझे दिख नहीं रहा, इधर ही कहीं होगा, ये बात है। लेकिन देखिए इस वाले चित्र में एक लिखा हुआ नीचे चोला और पांड्या। क्या पता लगता है कि जब ऊपर मौर्य एम्पायर चल रहा था तो नीचे कौन कौन से एम्पायर चल रहे थे, चेरा, चोला और पांड्या। इस 3 एम्पायर का नाम है उस वक्त के जो साउथ इंडिया में चल रहे थे, चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, आप बेसिक सा इतना याद रखिए, और तो कुछ ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं। अच्छा जैसे बात करें अगले पेज पे, अगले पेज पे लिखा हुआ है, हम वो पढ़ रहे हैं ना कि भाई किस तरह से राज किया जाता। 5 इंपॉर्टेंट सेंटर थे, हमने वो पढ़ लिया। अब सुनिए मेगास्थनीज ने क्या लिखा है। मेगास्थनीज लिखता है कि एक कमेटी विद 6 सब कमेटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़। कि भाई एक कमेटी होती थी जिसके नीचे, जिसके अंदर 6 सब कमेटी होती थी, किस किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो 6 जो सब कमेटी, उनका काम क्या था, एक तो भाई नेवी के लिए थी, दूसरी किसके लिए थी, मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। देखो सोचो, एक तो नेवी के काम दिख रही है, एक ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। ट्रांसपोर्ट प्रोविजन का मतलब कि भाई किसी चीज़, कोई सामान इनके पास पहुंचाना है, कोई खाना पहुंचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड ही हुई देखा जाए तो। अच्छा, थर्ड किस थी, थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर। चौथी किसके लिए थी, घोड़ों के लिए। 5वीं चैरेट, चैरेट मतलब होता है रथ, उनके लिए। 6 फॉर एलिफेंट। 6 सब कमेटी थी। अच्छा, लिखा हुआ सेकंड जो सब कमेटी थी, जो ट्रांसपोर्ट वाली जो मैंने बताई थी आपको, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी देखा जाए तो। अच्छा, ये किस लिए थी, जो सोल्जर थे उनके लिए फूड ले जाने के लिए, एनिमल जो थे उनके लिए फॉडर मतलब होता है भूसा या घास वगैरह ले जाने के लिए, इस सब काम के लिए ये दूसरी वाली कमेटी थी। ये आपको समझ आ गया। तो 6 मतलब इस तरह से पूरी व्यवस्था थी उस वक्त, समझ रहे बात को। तो उस वक्त भी पूरा जो एम्पायर चलता था वो उस हिसाब से चलता था। तो एक कमेटी चलती थी मिलिट्री के लिए, जिसके अंदर 6 सब कमेटी थी, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये चीज़ भी देख लीजिए। स्पेशल ऑफिसर नोन एज धम्मा महामट्टा वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। देखिए ऐसे बहुत कम राजा हुए हैं भारत में जिन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट करने की कोशिश की है। उनमें से अशोक का भी एक नाम है। जैसे आपने अकबर का नाम सुना, जिसने एक नया धर्म बनाने की कोशिश की थी, दीन ए इलाही, इसको किसी ने फॉलो नहीं किया। अच्छा, इसी तरह से अशोक ने भी अपना एक धर्म बनाया, इसका वो जिसको वो धम्मा बोलते थे, असली में वो बौद्ध धर्म को ही धम्मा बोलते थे एक तरह से। वो बौद्ध धर्म को खुद फॉलो करते थे, तो उसी में से उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें ली और बोल दिया कि भाई ये धम्मा है, इसको फॉलो करो, जिसमें से। और ये सब कब किया उन्होंने, आपको पता होगा कलिंग की जो, उन्होंने जो कलिंग को कॉन्कर किया था अशोक ने,
कलिंग क्या है, उड़ीसा का जो कोस्ट है उस इलाके को बोलते हैं कलिंगा। कलिंगा को जब उन्होंने कॉन्कर किया था, मतलब जब उस पर कब्जा कर लिया था, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मरे हैं, कितना खून बहा है, लाखों लोग मर गए इस युद्ध के चक्कर में। तब से उन्होंने लड़ना छोड़ दिया और धम्मक रास्ता अपना लिया। तो उन्होंने अपने दरबार में स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए, जिनको वो क्या बोलते थे, धम्मा महामट्टा। ये किस काम के लिए होते थे, धम्म के मैसेज को पहुंचाने के लिए। धम्म मतलब ये धर्म को ही धम्म बोलते थे, ठीक है जी। तो आपसे अगर पूछे कि धम्मा महामट्टा का क्या काम है, तो आप भूल मत जाना, बस इतना याद रखना कि धम्मा महामट्टा किस लिए बनाए थे अशोक ने, और धर्म के मैसेज को पहुंचाने के लिए। अच्छा, अब पढ़ते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज दिस एम्पायर। कितना इंपॉर्टेंट है ये एम्पायर। देखिए, हमको पता ही इसके बारे में अभी चला है, पहली बात तो आज से 200 साल के पहले ही, पहले तो पता ही नहीं था। लेकिन अशोक की ना इमेज थोड़ी सी बहुत अच्छी है इंडिया में। क्यों, एक तो इंडिया का इतना बड़ा रूलर, फिर क्या है, जो आज़ादी का जो वो हुआ था, अपना क्रांति जो हुई थी आज़ादी के वक्त में, उस वक्त भी अपने बहुत सारे जो नेता थे, गांधी जी, नेहरू जी, वो सब इस अशोक के नाम का इस्तेमाल करते थे मोटिवेट करने के लिए लोगों को, तो बहुत फेमस हो गए। लेकिन एक बात समझिए, भले ही ये अशोक का मौर्य एम्पायर कितना ही पावरफुल था, लेकिन बस 150 साल चल पाया। मतलब मौर्य जो एम्पायर उसकी बात कर रहा हूँ, अशोक खुद 150 साल कैसे जी सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, बाद में इनके राजा कमज़ोर हो गए, एक तरह से समझ लीजिए। और असली में कमज़ोर नहीं हुए थे, तो वो सब क्षत्रिय ही। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, फिर उनके बेटे भी इस तरह के हुए, जिनको लड़ने वड़ने से कोई मतलब नहीं रहा। तो एक बात समझिए, जो आदमी इस तरह का हो जाएगा तो उसका अस्तित्व तो खतरे में आ ही जाएगा, ये सिंपल सी बात है। अगर आदमी को अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना है, थोड़ा सा एग्रेसिव उसे रहना ही पड़ेगा। इससे हमको ये शिक्षा जरूर मिलती है। अच्छा, बात करें कि कितने दिनों तक चल पाया, बस 150 साल, जो कोई ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के मुकाबले। भाई 150 साल क्या होते हैं, अगर बहुत इम्पोर्टेंट होता, जबकि इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा, और बात करते हैं, फिर बात करें कि बाय द 2nd सेंचुरी BC। देखिए, ये तो 6 से लेके हमने 2 तक की बात कर ली, जहाँ पे जाके ये 2nd सेंचुरी तक, मतलब ये बहुत सारे राजा हुए थे। मौर्य एम्पायर यहाँ लास्ट के 150 सालों में हुआ था, और वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि बाद में जो जो बाकी का जो सब कॉन्टिनेंट है, उसमें नए नए तरह के चीफडम आने लगे। देखिए, एक तो होता है किंगडम, इसमें किंग होता है। चीफडम किसको बोलते हैं, जिसमें कोई चीफ होता है, ठीक है जी। बहुत सारे चीफडम बनने लगे, कब से, 2nd सेंचुरी BC से, ठीक है जी। अब बात करते हैं न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। जैसे किंग अपन बोलते हैं किंगडम, इस तरह से अब चीफडम भी सुन लीजिए। ये न्यू नोशन ही तो है किंगशिप का एक तरह से। देखते हैं क्या है, चीफ एंड द किंग इन द साउथ। तो साउथ में जो किंग है ना, इतना तो आपको समझ आ गया, उनको चीफ बोलते हैं। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या देखा हुआ है। देखिए, साउथ में उस वक्त क्या चल रहा था, चोला, चेरा और पांड्या। किसमें, इन तमिलकम के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, तमिलनाडु तो है ही है, उसके अलावा प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और केरल का कुछ हिस्सा भी आता है। तमिलकम नाम का उनकी जगह थी, उसमें ये राज किया करते थे, चोला, चेला और पांड्या। ये आपके बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, समझ रहे हो। उसी वक्त जब ऊपर अशोक का मौर्य चल रहा है और ख़त्म होने वाला है, उसी वक्त क्या चल रहा है, साउथ में चोला, चेला और पांड्या नाम के 3 एम्पायर चल रहे हैं। ये आपके दिमाग में आ गया। अच्छा, चीफ और चीफडम का अपन मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ए चीफ है ये बेटा, ए चीफ इज़ अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी। एक चीफ बहुत पावरफुल मैन होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, हेरिडेटरी नहीं होती है। जैसे वो अपने नॉर्थ इंडिया में तो ये होता था कि राजा का जो बेटा होता था, जो सबसे बड़ा बेटा जो होता था, उसी को राजा बनाते थे। और सच में वो बहुत मतलब ऐसा माना जाता है भाई, राजा अगर महान है तो इसी तरह से अब उसका बेटा है तो उसमें महान तो वो होगा ही, मतलब पावरफुल तो होगा ही। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया में इस तरह से बनाए थे। लेकिन उसी वक्त साउथ इंडिया में क्या है, वो हेरिडेटरी नहीं था, उनको लोग वैसे ही चुन लेते थे। जैसे कहीं पर अगर किसी ने किसी को राजा मान लिया, मतलब रह रहे हैं कहीं पे लोग बहुत सारे, उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा लीडर है, तो चीफ का तो मतलब ही लीडर वाला निकल रहा है, तो एक तरह से। और चीफडम क्या होता है, इनकी जो स्टेट होती है इसको क्या बोलते हैं, चीफडम। अच्छा, अंतर क्या था इनमें और किंग में। जैसे ऊपर जो किंग थे वो तो टैक्स लेते थे, लेकिन ये क्या गिफ्ट लेते थे। टैक्स और गिफ्ट में क्या अंतर है, टैक्स आदमी एक ऑब्लिगेशन के तहत देना होता है कि देना है आपको, ठीक है। और गिफ्ट क्या होती है, आपके पास है तो दे दीजिए। तो ये गिफ्ट देते थे। अनलाइक किंग हु यूजुअली कलेक्ट टैक्स, मतलब जो बाकी जो राजाओं की तरह नहीं जो टैक्स कलेक्ट करते थे, वैसे नहीं थे ये गिफ्ट देते थे। अच्छा, अब क्या है, उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी इनके पास, और ना कोई ऑफिशियल होता था चीफडम में। चीफडम मतलब इनका जो साम्राज्य है उसमें ना कोई रेगुलर आर्मी होती थी ना चीफडम होता था। इनके सपोर्टर होते थे, जब कहीं लड़ना होता था सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है भाई लड़ लेते हैं कहीं, ये तरह का सिस्टम था। अच्छा, और देखते हैं,
अर्ली तमिंग संगम टेक्स्ट कंटेन पोएम डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड द वे द दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। देखिए जो तमिल जो संगम टेक्स्ट हैं, अब संगम टेक्स्ट क्या होता है तो ये समझ लीजिए आप, साउथ इंडिया के सबसे पुराने जो लिटरेचर है ना, जो तमिल लिटरेचर है उनका नाम संगम टेक्स्ट बोलते हैं उनको। उनका नाम क्या है? संगम है। सबसे पुराना साउथ इंडिया का जो लिटरेचर अगर आपको मिलेगा वो संगम ही मिलेगा। संगम में बहुत सारी पोएम होती थी जिनके बारे में, जिनमें ये लिखा होता था कि किस चीफ जो था वो गिफ्ट का क्या करता था, वो गिफ्ट उसको कैसे मिलती थी, उन गिफ्ट को बांट कैसे देता था दूसरों में। अच्छा, मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहनाज who ruled over the western and central India, and the Sakas, the people of Central Asian origin who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, drives revenue from long distance trade। देखिए समझिए आप बात को, इसमें लिखा हुआ है बाकी किंग के बारे में। देखिए सतवाना किंग थे और साका जो रूलर थे, सातवाहन एक डायनेस्टी का नाम है, साका भी एक डायनेस्टी का नाम है। ये किस तरह से पैसा कमाते थे? अपना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पे, उस पर टैक्स लगाए थे। इनके राज्य में जो अगर कोई ट्रेड रूट जा रहा है उस पर टैक्स लगा देंगे, यहाँ से निकलना है तो टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, सातवाहनाज वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन वेराइटी ऑफ वेज। तो सातवाहन नाम के जो रूलर थे, जब वो पावरफुल हो गए तो उन्होंने क्या किया सोशल स्टेटस को, अपने आप का सोशल स्टेटस बहुत बढ़ा लिया कि हम बहुत बड़े देवता हैं, हम भगवान हैं, हम ही को मानो, हम इतने बड़े राजा हैं। इस तरह के काम तो राजा शुरू से ही करते आए हैं। क्यों करते हैं ऐसे काम राजा? इसलिए करते हैं ऐसे काम जिससे लोगों पर उनका विश्वास बना रहे, क्योंकि भाई एक राजा को हमेशा डर रहता है अपनी गद्दी जाने का। ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं आपको इसके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए इस पेज पर देखते हैं, इसमें कई जगह चीज़ों के नाम आए। देखिए चोला चेरा पांडे तो हिस्से में चल ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें चोला चेरा पांडे चल रहा है, ये पूरा जो हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं अपन, ऊपर वाले हिस्से। तो ये जो पूरा पार्ट है सेंट्रल इंडिया का और ये वेस्ट का इधर वाला, इसमें कौन थे? सातवाहन। अच्छा, आपको समझ आ गई मैंने क्या बनाया? मैंने मैप बनाया था यूं करके, ये भारत का मैप है यार, अखंड भारत बनाया है, वो अफगानिस्तान भी कवर कर दिया। अच्छा, इसमें सातवाहन है। ये जो पूरा एरिया है इस तरह का, जो नॉर्थ वेस्ट और ये सेंट्रल मिला के, ये इसमें कौन था? साका थे। और इसके भी ऊपर कौन थे? कुषाण थे। अच्छा, सबसे पहले इनमें कौन आया? सबसे पहले सातवाहन आए थे। कब आए थे? 200 BC से लेके 100 BC के बीच में। अच्छा, फिर 100 से 0 BC के भी, मतलब 0 तक कौन थे? शाका आ गए थे दूसरे नंबर पे। फिर कुषाण कब आए थे? फर्स्ट जो सेंचुरी जो हुई थी पूरी 0 से लेके 100 के बीच में कुषाण रूलर थे। तो आपके अगर कोई जंब आए ऊपर से नीचे, सबसे नीचे सातवाहन थे, फिर शाका ने राज किया था। देखिए सबसे नीचे चोला चेला पांड्या थे, चेरा चोला पांड्या जो थे वो बिल्कुल साउथ में थे। फिर कौन थे? सातवाहन थे। उनके ऊपर इधर की तरफ दे रहा हूँ, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में शाका रूलर थे। और ऊपर इंडिया से थोड़ा सा ऊपर समझ लो आप, अफगानिस्तान और ये पूरा सेंट्रल जो एशिया है, तो पूरा सेंट्रल एशिया वाला, इसमें कौन थे? कुषाण रूलर थे। क्या नाम था उनका? कुषाण। चाइनीज रूलर थे एक तरह के, चाइना से आए थे, ये समझ लो, ठीक है। कुषाण की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको बेसिक मैंने एक कॉमन सेंस सा दिया है, इस तरह से आप समझ सको कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आगे जो बात होगी। अच्छा मैंने बोला कि जो राजा होते थे वो अपने आप को सोशल स्टेटस दिखाते थे अपना, कि हम बहुत वो हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब ये समझिए क्या लिखा हुआ है, कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए एलिफेंट कैसे कवर करते थे? द अर्थशास्त्र। एक तो मेरी समझ नहीं आता जब कोई इंपॉर्टेंट नाम आता है इसमें ऐसा क्यों लिखा आता है एनसीईआरटी में। इसमें यहाँ लिखा हुआ द अर्थशास्त्र, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अर्थशास्त्र क्या था? जो चाणक्य ने जो बुक लिखी थी। अच्छा, अर्थशास्त्र लेज डाउन द माइन्यूट डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? बहुत ही छोटी छोटी डिटेल लिखी हुई है किस चीज़ की, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करना है, इस सब के बारे में। अच्छा, फिर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बस वही लिखा हुआ है किस तरह से एलिमेंट को पकड़ते थे, कि वो जो गार्ड था वो पकड़ के लाते थे, बहुत उनके जो लेग थी, हाथी की जो लेग थी उन पर चेन में बांध के उसको कंट्रोल किया जाता था। और बड़े हिसाब से लोग उसके लिए लोग होते थे उनको संभालने वाले हाथियों को, बहुत सारे उनके लिए स्पेशल स्टाफ होता था हाथियों की आर्मी को संभालने के लिए। ये सब इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक सोर्सेज, ग्रीक सोर्स में क्या मिला है? द वॉरियन रूलर हैड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर, 30,000 कावलरी एंड 9,000 एलिफेंट। ग्रीक सोर्स में लिखा हुआ है, अब अपने में नहीं, ग्रीक सोर्स में क्या लिखा हुआ है कि जो मौर्य जो थे, मौर्य जो रूलर थे, उनके पास कितने लोगों की आर्मी थी? 6 लाख। तो उनमें कम से कम वो होते थे फुट सोल्जर। समझ लो तुम, 6 लाख की आर्मी कितनी बड़ी बात है उस वक्त के हिसाब से। आज से 2000 साल से भी ज़्यादा पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 6 लाख फुट सोल्जर,
30,000 कावलरी, कावलरी समझते, कावलरी बोलते हैं ऐसे सैनिक जो घोड़ों पे होते हैं। 30,000 ऐसे लोग जो घोड़ों पे चलते हैं। अच्छा, 6 लाख तो पैदल पैदल चलते थे, और 9,000 को होते थे हाथी होते थे, 9,000 हाथी, समझ रहे हो आप। अच्छा, अब देखिए ये बढ़ा चढ़ा के लिखा है या क्या है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है 6 लाख की आर्मी से कहाँ से आ जाएगी यार। चलो जो भी था, इतना दिमाग लगाने की बात नहीं, लेकिन ग्रीक सोर्स की बात अपन कर रहे थे। अच्छा, बात करें डिवाइन किंग की। डिवाइन किंग क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो सातवान थे नीचे की तरफ, मतलब चेरा चोला पांड्या नीचे थे, सातवान इधर की तरफ पूरे बीच में और नीचे थे, इधर की तरफ फिर आए साका रूलर, और ऊपर कौन थे, सेंट्रल एशिया में कुषाण थे। इस तरह अब इनकी बात होगी। डिवाइन किंग क्या होते हैं मतलब राजा हाई स्टेटस को क्लेम करते हैं कि भाई हम बहुत बड़े हैं, हमको देवताओं ने भेजा है। जैसे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी थी कुषाणों की, ये कब आए थे, 1st सेंचुरी में आए थे, 0 से लेके 1st सेंचुरी समझ लो। वो रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब ऊपर के हिस्से में था इनका, अपने इंडिया से ऊपर है ना सेंट्रल एशिया, एशिया का बिल्कुल सेंटर, उस वाले हिस्से में इन्होंने बहुत हिस्से में राज किया था। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला था, ये ऐसा बोलते थे ये अपने आप को बिल्कुल भगवान बताते थे। इनके बहुत बड़े बड़े स्टैचू मिले हैं, कहाँ पे, मतलब मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा के पास में कुषाण रूलर के कोलेस्ट्रल स्टैचूज मिले पाए गए हैं। अच्छा, कई कुषाण जो शासक थे, मैनी कुषाण रूलर ऑल्सो अडोप्टेड द टाइटल देवपुत्रा, खुद को क्या बोलते थे, एक टाइटल उनका देवपुत्र बोलते थे, या सन ऑफ गॉड, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रूलर वो कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ हेवन। तो ऐसा हिस्टोरियन बोलते हैं कि शायद ये वहाँ से इंस्पायर थे, कि चाइना के जो रूलर थे ना उसको अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे उस वक्त के, शायद ये इसीलिए देवपुत्र बोलते थे खुद को। अच्छा, ये समझ आ गया आपके। अच्छा, कुषाणों के बारे में हमने पूरी बात की है जब से। तो देखिए अब मैं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एनसीईआरटी में अचानक से किसी भी राजा के बारे में बात करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि आपको पूरी पूरी डायनेस्टी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस आपको वो पढ़नी है। हमने देख लिया कुषाणों के बारे में, कुषाण कहाँ थे, ऊपर के हिस्से में थे, मैंने आपको पूरा बता दिया, टाइम लाइन बता दी कौन पहले, कुषाण कब आए थे, 1st सेंचुरी में, ठीक है जी। अच्छा उनके बारे में बता दिया, वो खुद को देवपुत्र बोलते थे। उनके स्टैचू कहाँ पाए गए, मथुरा उत्तर प्रदेश के पास कुषाण रूलर के स्टैचू पाए गए। अच्छा, फिर लिखा हुआ है हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब जब खत्म हो गया था, तो बाद में 4th जो सेंचुरी थी, सेंचुरी मतलब नॉर्मल वाला समय आ चुका है 0 के बाद, 4 से लेके और 6 तक, 6 के बीच में गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य का शासन रहा था। तो गुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बाय द 4th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेट, बहुत बड़ी स्टेट बनी थी, क्या था उसका नाम था गुप्ता एम्पायर। ये किसके ऊपर निर्भर थे, सामंतों के ऊपर। सामंत होता है कि इन्होंने बहुत सारे लोग बना रखे थे अलग अलग एरियाओं में, भाई तुम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, तुम्हारी सब जमीन है, तुम दूसरों पे काम करवाओ, भाई तुमसे नीचे वाले लोग, मतलब इन्होंने बहुत सारे सामंत इकट्ठे किए थे। सामंतों का क्या काम होता था, उनके पास बहुत ज़मीन थी, वो लोगों को ज़मीन देते थे, उससे जो पैदा वगैरह होती थी उनमें से कुछ हिस्सा राजा को भी दे देते थे, और कुछ हिस्सा खुद रख लेते थे। राजाओं का राज भी चल रहा था और सबका टाइम पास बढ़िया हो रहा था। अच्छा, जो ये गुप्ता रूलर थे इन्होंने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाए, जिनको क्या बोलते थे ये लोग, प्रशस्ति बोलते थे। प्रशस्ति का मतलब होता है इन द प्रेज ऑफ किंग, राजा की तारीफ में लिखवाए जाने वाले जो टेक्स्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। अच्छा, कई सारी प्रशस्ति लिखी गई हैं, जैसे इनके बारे में अपन बात कर लेंगे कि प्रशस्ति किन रूलर ने लिखवाई थी, आपके समझ आ गया, गुप्ता रूलर, गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने प्रशस्ति लिखवाई थी अपनी। अच्छा ये जो बॉक्स है ये किसी काम का नहीं, मैंने पूरा पढ़ लिया, कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। हाँ, एक चीज़ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बताएं कि इसमें लिखा हुआ है कि द पांड्या चीफ सेंगट्टुवान विजिट द फॉरेस्ट। देखिए कहानी है कि कोई पांड्या चीफ होता है, सेंगट्टुवान उसने फॉरेस्ट विजिट किया, हमें कोई मतलब क्या है उससे, क्या कुछ भी करे वो, हमको जिस चीज़ से मतलब है वो देखिए कि ये जो स्टोरी ली कहाँ से गई है, ये लिखी गई है, ये लिखी गई है, दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द, तो मुझे समझ नहीं आता कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट नाम आता है ये अजीब लैंग्वेज क्यों हो जाती है एनसीईआरटी में। मैंने डाउनलोड किया था इसे वेबसाइट से, इस बुक को, पता नहीं किस तरह लिखा हुआ है, इसकी पता क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिल्लापादिकरम, सिल्लापादिकरम, सिल्लापादिकरम क्या है, एन एपिक रिटन इन तमिल। ये कहाँ से लिया गया है, ये एक एपिक से लिया गया है। एपिक मतलब होते हैं बहुत बड़ा कोई, जो वो होता है कोई लिखा हुआ चीज़, जैसे महाभारत को एक एपिक बोलते हैं, ऐसे सिल्लापादिकरम लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। सिल्लापादिकरम क्या है, एक एपिक है जो कहाँ लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है, ये वहाँ से ली गई है कहानी। अच्छा, हमको कहानी से कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि सिल्लापादी जो क्रम है वो क्या है,
तमिल में लिखा हुआ एक एपिक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है सीएपीएफ एग्जाम में, शिलापादग्रम किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है। इनमें से क्या क्या तमिल में नहीं लिख, तमिल में लिखा हुआ है तो उसमें दिखा है आपको शिलापादग्रम, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई शिलापादग्रम तमिल में लिखा हुआ है। तो आप किस इससे मतलब जो क्वेश्चन बन सकता है मैं केवल उनकी बात आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, हमने प्रशस्ति के बारे में जाना। देखिए मैं आपकी एक बात की आपसे माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ आज के दिन, कि मेरी आपको आवाज़ अगर पसंद नहीं आ रही हो तो बस उसका एकमात्र ये रीज़न है कि मेरा गला भयंकर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ कि चलो कि बना लेते हैं। तो आपको बस इस बात का कोई बुरा नहीं मानना कि मेरी आवाज़ ऐसी है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी, मैं धीरे धीरे बोलूँगा और शांति से बोलूँगा। अच्छा, ये देख लीजिए कॉइन को देख लीजिए, कुषाण रूलर जो थे उनके किंग बहुत कॉइन है, और देखिए आप कितने अच्छे कॉइन हैं, एकदम गोल। अच्छा, अब बात हमने प्रशस्ति की बात की थी कि भाई गुप्त जो रूलर थे उन्होंने प्रशस्ति लिखवाई थी। अच्छा, तो देखिए द प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो इलाहाबाद में एक पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। किस में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है। किसने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेन लिखी थी। हरिसेन कौन था, ये कोर्ट पोइट था किसका, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त नाम समझ आ रहा है कि भाई समुद्रगुप्त कौन था, एक बहुत ही फेमस पावरफुल गुप्त रूलर था, गुप्त शासक था, जिसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। बहुत ही मतलब अगर बोला जाए ढंग से कि इस गुप्ता रूलर में सबसे पावरफुल रूलर कौन सा हुआ है तो वो समुद्रगुप्त ही हुआ है, जिसने गुप्त साम्राज्य को अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया था। उसका एक कोर्ट पोइट होता था जिसका नाम क्या था, हरिसेन। क्या था, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी अपने राजा की तारीफ में। अच्छा, इसमें फिर ये बॉक्स में लिखा हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति के अंदर देखिए एक तो दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है ये। तो इसके बारे में कहानी लिखी हुई है कि वो तारीफ़ करता राजा की, हमें कोई सेंस नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी तारीफ़ करे, मतलब वही सब लिखते हैं। देखो तो आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ये बोलता है कि ही वाज विदाउट एन एंटोगनिस्ट ऑन अर्थ, वो ऐसा है वैसा है, उसके बहुत अच्छे काम है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। मतलब लिखा हुआ ना, विदाउट एन एंटोगनिस्ट ऑन अर्थ, उसका तो कोई दुश्मन है ही नहीं। इसे देख के मुझे वो याद आ गया, पता नहीं किस मूवी में एक हीरोइन थी, वो बोलती थी मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी तो इसी तरह से लिख देते थे पुराने राजाओं के जो पोइट थे उनके बारे में। अच्छा, बात करते हैं, आर्टिकल का नाम है द चेंजिंग कंट्री साइड, बदलता हुआ जो देश था उसके बारे में थोड़ी देखते हैं। बात करते हैं पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। पॉपुलर मतलब होता है, पॉपुलर परसेप्शन का मतलब क्या है कि भाई राजाओं की लोगों में क्या इमेज थी, लोग क्या सोचते थे राजाओं के बारे में, इसके बारे में हमें पता लगता है बेसिक स्टोरीज से। जैसे कहाँ से पता लगाते हैं, द जातकाज एंड द पंचतंत्रा, जो जातक और जो पंचतंत्र थे उनसे इनके बारे में पता लगाया जाता है। अच्छा, जातक क्या है, जातक वर रिटन इन द पाली अराउंड द मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम। जातक किस में लिखा गया था, पाली लैंग्वेज में लिखा है। जातक किसको बोलते, बुद्धिस्ट जो कहानियाँ होती हैं, बुद्ध मोंकों ने ये कहानी लिखी थी, बुद्ध धर्म की जो पूजा करते थे उन लोगों ने लिखी थी पाली लैंग्वेज में, क्यों क्या बोलते हैं, हम जातक बोलते हैं। अभी उसी वक्त की कहानियाँ होती थी। तो खुद सोचिए भाई, जिस तरह से कोई मूवी, एक जिस तरह हम बोलते हैं कि एक मूवी समाज का आईना होती है, उस वक्त समाज में जो चल रहा होता है उस वक्त की मूवी में वही सब दिखता है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर उस वक्त की कोई कहानी है तो उसमें जो कहानी में जो लोग दिखाए जाएंगे, उनकी बातचीत दिखाई जाएगी, वो उस तरह के लोगों के हिसाब से तो होगी। तो वो जातकों से हम पता लगाते हैं। अच्छा जी, और तो एक जातक है जिसका इसमें एक स्टोरी है, जातक का नाम क्या है, गंडा तिंडू जातक, ठीक है जी। इसमें एक विकट किंग, एक हरामी राजा था, उसके बारे में इसमें बात हुई है कि मतलब क्या है वो, इस कहानी में बस इतना सा है, इम्पोर्टेंट नहीं है आप ये कहानी, बस आप इतना याद करिए जातक का नाम क्या है, एक जातक है। जातक बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातक हैं, जिनमें से एक है गंडा तिंडू जातक। इसमें क्या लिखा हुआ है, गंडा तिंडू जातक में ये लिखा हुआ है, वैसे कहानी बेसिक सी है। एक राजा है, बहुत हरामी सा था। एक बार क्या है, भेष बदल के गया था वो एक गाँव में, पता लगाने कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो पूछने लगा लोगों से। फिर भाई साहब लोगों ने जो राजा की बुराई पे बुराई की थी कि हमारा राजा ऐसा है, हमने हमको इतना दुखी कर रखा है, हमको भागना पड़ेगा यहाँ से। फिर वो बदल जाता है, वो कहता है कि भाई साहब बहुत गलत कर रहा हूँ शायद मैं, ये इस आर्टिकल में है। तो आपको बताया पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग कहाँ से पता लगता है हमको, जातक वगैरह उस समय की बेसिक स्टोरीज को देखते हैं, वहाँ से हम पता लगाते हैं कि भाई साहब कि राजाओं का क्या सीन चल रहा था उस वक्त के हिसाब से। आपको इतना समझ में आ गया। अच्छा जैसे अगर बात करें अपन, तो देखिए एक चीज़ आप बताइए, इस वाले पैरा को देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सुदर्शन लेक, गुजरात के अंदर एक सुदर्शन लेक है,
ये मतलब लेक ऐसी है। अब देखिए राजा जो लोग थे वो समाज की भलाई के लिए भी कभी कभी काम करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब कभी कभी क्या, राजाओं ने तो भलाई के लिए काम किया ही अपनी प्रजा के लिए। पता नहीं आजकल की एनसीईआरटी राजाओं को इतना बुरा फॉर्म में क्यों दिखाती है, मुझे समझ नहीं आता। सच में मतलब पूरी हिस्ट्री इन्होंने बदल के रख दी है एनसीईआरटी वालों ने, जबकि राजाओं ने खूब अच्छे अच्छे काम किए। ये सब हमको दिखाई दे रहा है इतना, सब राजाओं की बदौलत ही तो इतने सारे महल किले और बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। बावड़ी हैं, कुएँ हैं, लेक हैं, ये सब कौन बनाता था उस वक्त? राजा ही तो बनाता था। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी भी है बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि राजा का कोई एहसान कर दिया बना के, लेकिन अब देखिए इसमें बात करते हैं अपन, ये सब छोड़ें। सुदर्शन लेक के बारे में बात करते हैं। सुदर्शन लेक क्या है? एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्या होता है? एक मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसमें अपन पानी भर सकते हैं। किस लिए काम आता होगा ये पानी? पता है, एग्रीकल्चर के लिए, कभी पानी देना है या पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करने के लिए, इन सब के काम ये आता होगा, ऐसा सोचते हैं। तो इसमें एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसमें चट्टान पर कुछ लिखा हुआ है, रॉक के ऊपर रॉक का इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में। क्या क्या लिखा हुआ उसमें? साका रूलर रुद्र दमन। उसमें साका रूलर रुद्र दमन के बारे में लिखा हुआ है कि भाई साहब कि रुद्र दमन जो था उसने, इस जो साका रूलर था उसने क्या किया था, इसको रिपेयर करवाया था इस लेक को। इसलिए उसने लिखवा दिया वहाँ पे कि मैं इस लेक को रिपेयर करवा रहा हूँ जनता की भलाई के लिए। ये समझ लीजिए आप। अच्छा, फिर इसमें आ गया कि क्या लिखा हुआ है इस पैरा के अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इसी तरह से इंस्क्रिप्शन लिखाए जाते थे। सो अपन बात करें कि जो ये सुदर्शन जो लेक है गुजरात की, बहुत अच्छी लेक है सुदर्शन लेक। बात करें कि ये किस किसने बनवाई? देखिए सबसे पहले ये बनवाई थी मौर्य रूलर ने। जो मौर्य डायनेस्टी के, वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह थे, इनके परिवार ने ये इसको बनवाया था। मौर्य ने इसको बनवाया। फिर मौर्य तो बहुत पहले थे, 4 BC से लेके 6 BC की बात कर रहा हूँ मैं। 400 से 600, उससे 600 से 400, उसके बीच में मौर्य थे, उन्होंने इसको बनाया था। अच्छा, फिर साका रूल रहा है। साका कब आए थे भाई साहब? 100 BC से लेके 0 के इसके बीच में, बहुत बाद, मतलब 200-300 साल बाद। साका रूलर जिसका नाम क्या था? रुद्रदमन। बताया ना अभी, रुद्रदमन ये रहा। तो देखिए आपको इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले इनको इस लेक को बनाया कैसे था? मौर्य ने बनाया था। फिर इसको किसने रिपेयर करवाया? रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया। उसके बाद फिर इसको किसने रिपेयर करवाया एक और बार? गुप्ता रूलर ने। गुप्त साम्राज्य कब आया था? मैं आपको बता चुका हूँ, 4th सेंचुरी के बाद गुप्त साम्राज्य आया था। तो एक मौर्य ने बनाया, फिर साका रूलर रुद्रदमन जो था, रुद्रदमन नाम का एक शक रूलर था साका डायनेस्टी का, उसने इसको रिपेयर करवाया। और 5th सेंचुरी में जाके, 4th से बाद इस गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हो गया था ना, तो 5th सेंचुरी में जाके गुप्त साम्राज्य के रूलरों ने इसको दोबारा रिपेयर करवाया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, गुप्त डायनेस्टी गॉट द लेक रिपेयर वंस अगेन, एक और बार रिपेयर करवाया। तो आपको अगर कोई क्रोनोलॉजी पूछ ले कि सबसे पहले मौर्य ने बनाया, साका रूलर रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया, और गुप्ता रूलर ने भी 5th सेंचुरी में इसको रिपेयर करवाया। किस लेक को? सुदर्शन लेक। क्वेश्चन ये आ सकते हैं, सुदर्शन लेक कहाँ पे? गुजरात में। अच्छा, किस साका रूलर ने इसको बनाया? तो उसका नाम था रुद्रदमन। ये क्वेश्चन बन सकता है, रुद्रदमन किस डायनेस्टी का रूलर है? साका डायनेस्टी का रूलर है। किसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा, बात करें जैसे स्ट्रेटेजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जो सब कुछ बदल रहा था उसके बारे में बात करें। जैसे अपन ने पहले बात की कि राजा का पब्लिक में क्या इमेज थी, वो जातक वगैरह से पता लगाते हैं अपन। बात करें राजाओं ने स्ट्रेटेजी भी अपनाई कुछ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं क्या किया। तो इसको बढ़ाने की सबसे स्ट्रेटेजी जो थी वो थी प्लग एग्रीकल्चर, मतलब हल चला के खेती करना। पहले डायरेक्ट बोल देते थे, जितना उगता था ठीक है, नहीं तो नहीं उगता था। फिर हल चलाने लगे, हल से एकदम बढ़िया, एकदम सिस्टम से उगाने लगे, तो ज़्यादा बढ़ गया। हल चलाने की प्रथा कहाँ पे ज़्यादा फैली? जो फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज हैं, जैसे गंगा, कावेरी, इनके किनारे, इनके आसपास का जो पूरा एरिया है, ये यूपी बिहार का, इस सब पे पूरा इस तरह से खेती की जाने लगी। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया। फिर आपको पता है जैसे लोहे की खोज हो गई तो आयरन प्लग से आ गए, और आयरन जैसे लोहे के जैसे हल आए, तो ये समझ लिए उससे तो एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। समझ रहे बात को? अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि लोगों ने बोला कि लोहे का हल यूज कर लो तो हाल यूज कर लेंगे। कई हिस्से ऐसे थे सब कॉन्टिनेंट के, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टेन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड था, जो हल्का यूज नहीं करते थे। कौन कौन से हिस्से थे ऐसे? अच्छा, जो सेमी एरिड स्टेट है इस हिस्से थे। एरिड मतलब जो थोड़ी रेगिस्तानी टाइप की भूमि है जिन जगहों की, जैसे कुछ पंजाब के हिस्से, राजस्थान के हिस्से, उन्होंने हल्का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये समझ लीजिए आप, कब तक इस्तेमाल किया? 20th सेंचुरी, मतलब आज से 100 साल पहले तक भी हल का इस्तेमाल नहीं करते थे वो। तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? वो हो एग्रीकल्चर। हो एग्रीकल्चर, वो मतलब होता है कुल्हाड़ी जो होती है,
कुल्हाड़ी जानते हो ना, यूँ करके इससे सीधा सा ठोकते थे और इसी का इस्तेमाल करते थे। वो हल नहीं चलाते थे राजस्थान और पंजाब के जो लोग हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी थोड़ी मजबूत होती है, उसी से ऐसी रेगिस्तान जैसी बंजर ज़मीन पर थोड़ा खोदा जा सकता है। हल के बस की बात नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें लिखी हुई है एनसीईआरटी में। अच्छा बात करें डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी, मैं आपको बता चुका हूँ दुनिया के कोई भी देश हो, कोई भी शासन हो, गरीब और अमीर का फैसला हमेशा रहेगा। अच्छा बात करें द टर्म गृहपति वॉज यूज ऑफन यूज इन नेपाली टेक्स्ट टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड द थर्ड कैटेगरी। देखिए गृहपति नाम का व्यक्ति होता था, जैसे आज भी होते हैं वो घरपति बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसा बोलते थे कि परिवार का सबसे मेन आदमी है। अच्छा फिर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है, ये लिखा हुआ कि तो आपसे कोई पूछे अर्ली तमिल लिटरेचर कौन से थे, उनको क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं, संगम टेक्स्ट। उनमें और क्या लिखा हुआ है, मेंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज। अब देखिए तमिल टाइप उधर मतलब साउथ इंडिया का है, ये सब साउथ इंडिया के लोगों के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने 3 तरह के लोग लिखे थे अपने बारे में। एक को तो वो बोलते थे लार्ज लैंड ओनर, इनके पास बहुत ज़्यादा जमीन, उसको क्या बोलते थे वो वेलालार। फिर प्लगमैन, उनको क्या बोलते थे औजार। और जो स्लेव्स थे जो सबसे नीचे थे, इनके पास ज़मीन भी नहीं थी, आदि भाई। तो आपको समझ आ गया 3 तरह के लोग। सबसे अमीर जो है जिनके पास बहुत ज़मीन थी उनको तो क्या बोलता था, ये टर्म आप याद रखिए, वेलालार। फिर जिनके पास कम ज़मीन है वो जुआर। सबसे गरीब आदिमई, जो दूसरों की ज़मीन पे खेती करते हैं, मतलब आदिमई, इनके पास खुद का कुछ नहीं है। तीन तीन कैटेगरी थी लोगों की भाई। ये आर्टिकल इसी बारे में, डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, गाँव में किस तरह का डिफरेंस था, तो ये हमने देख लिया। अच्छा ये बॉक्स में बात कर लेते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। एक तो ना ऐसा है एनसीईआरटी का, कभी किसी चीज़ की बात हो रही है, बगल में फिर किसी चीज़ और चीज़ के बारे में लिखा होगा। तो जल्दी देखिए, हम तो हमें क्या मतलब है, पढ़ लेते हैं जो भी लिखा हुआ है। तो देखिए आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अजीब अजीब क्यों लिखा मिल जाता है कभी कभी। यहाँ लिखा हुआ है द मनु स्मृति, द मनु स्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ द अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत। तो आपसे कोई पूछे मनु स्मृति किस में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। अच्छा कंपाइल्ड बिटवीन सेकंड सेंचुरी बीसी एंड सेकंड सेंचुरी सी, 200 बीसी से लेकर 200 सी तक के बीच में इसको लिखा गया है। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राजाओं के रूल्स हैं मनुस्मृति। तो इसमें बाउंड्रीज का इंपॉर्टेंस भी लिखा हुआ है कि एक राजा को जो अपने स्टेट की जो बाउंड्री है उनका पता होना चाहिए और उनको डिसाइड करके रखना चाहिए। तो उसके बारे में कई चीज़ें दी हैं कि जैसे जो जो बाउंड्री है उसमें कुछ, उसमें ज़मीन में कुछ दफना दो, जिससे पता लग जाए कि हमारा राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। अगर बाद में उसे खोद के देखेंगे पता लग जाए कि इस जगह पर कुछ दफना हुआ है, मतलब यहाँ तक हमारा राज्य था। अच्छा तो उन्होंने मनुस्मृति में लिखा हुआ कंसील्ड बाउंड्री के बारे में कि बाउंड्री जो वो छुपी हुई होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चले कि हमारा राज्य कहाँ तक है। तो किस तरह से छुपा सकते हो तुम, मार कर जैसे बरीड स्टोन, कोई स्टोन गाड़ दिया वहाँ पे, या कुछ और चीज़, बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने आइडिया दी है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बस इतना था कि जो मनुस्मृति जो था, यहाँ पर मनुस्मृति है वो क्या है, एक बहुत बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट है। कब लिखा गया था, सेकंड सेंचुरी बीसी और सेकंड सेंचुरी सी में लिखा, संस्कृत में। तो अभी हमने आपको कई चीज़ बताई, जैसे यहाँ को पता ऋग्वेद सबसे पहले लिखा, बाकी के वेद बाद में लिखे, फिर धर्मसूत्र लिखे, धर्मसूत्र के अंदर उपनिषद वगैरह ये सब आ जाते हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है, मनुस्मृति। इनका भी एक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन किसी तरह का आए छोड़ेंगे नहीं अपन। अच्छा गृहपति, इसमें लिखा हुआ एक गृहपति, एक देखो यहाँ गृहपति का फिर से क्या लिखा आ गया, एक गृहपति वॉज द ओनर ऑफ मास्टर और हेड ऑफ हाउस होल्ड। ये सब आपको पता है कि हाउस का जो हेड होता है क्या बोलते हैं, गृहपति या घरपति बोलते हैं। अच्छा फिर जैसे अगले उसमें बॉक्स में क्या लिखा हुआ देखते हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो देख लेते हैं बोलते ही मुझे राहुल गांधी जी याद आ गए एक बार उन्होंने बोला था ना संसद में, अरे बजा दीजिए ना, अगर आपको अच्छा लगा तो बजा दीजिए ना ऐसे करके तो चलो देख लेते हैं, क्या देखते हैं। देखिए लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स, लैंड ग्रांट का भी कल्चर आया है। जैसे लैंड ग्रांट होती है जब कोई राजा कोई ज़मीन देता है किसी आदमी के लिए, किसी काम के लिए, क्या बोलते हैं, लैंड ग्रांट। अच्छा तो लैंड ग्रांट दी जाने लगी। जब लैंड ग्रांट दी जाती थी तो उसको इंस्क्रिप्शन बनाया जाता था किस पे, कभी तो लिखते थे कि स्टोन पे, और कभी कभी कॉपर की प्लेट पे, मतलब तांबे की प्लेटों पे इंस्क्रिप्शन के भाई ये ऐसा राजा अपनी शान में लिखते थे बहुत अच्छे से कि मैं इस मंदिर को बनवाने के लिए ये ज़मीन दे रहा हूँ, इस तरह की बातें लिखते होंगे। तो वो लिख देते थे कॉपर प्लेट्स पे। अच्छा किस किस चीज़ के लिए देते थे राजा, जो लैंड किस चीज़ के लिए देते थे, देखिए वो भी देख लेते हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनवाना, इंस्टीट्यूशन टू ब्राह्मण, या तो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी ब्राह्मण के लिए। अच्छा जी
ज़्यादातर जो ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो लैंड ग्रांट वाले, वो किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत में लिखे हुए हैं। अच्छा, और कुछ इंस्क्रिप्शन बाकी लोकल लैंग्वेज में मिलते हैं, तमिल तेलुगु में भी मिल गए। अच्छा, ये सब आपको समझ आ गया। एक इसमें एक रूलर, एक लड़की के बारे में बात करें, इसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। बात करते हैं क्यों है ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एनसीईआरटी में क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्या कर दिया इसने। देखिए, प्रभावती गुप्ता थी, ये चंद्रगुप्त सेकंड, अपना चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये बाद में गुप्त साम्राज्य का रूलर है, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है जी। चंद्रगुप्त सेकंड जो था, उसकी ये बेटी थी। कौन थी? डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकंड। उसकी वो कौन थी? बेटी थी। इसने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी एक सातवाहन रूलर से, एक तरह से, सॉरी सातवाहन नहीं, एक वकाटका नाम की डायनेस्टी थी, उसके एक रूलर से इसकी शादी करवा दी। वकाटका डायनेस्टी की रूलर से इसकी क्या करता थी? शादी। वकाटका उस वक्त दक्कन में चल रहे थे, दक्कन मतलब साउथ में, साउथ में कोई वकाटका था, इसने अपने बेटी की शादी उससे करवा दी। अच्छा, तो देखिए एक चीज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों। अभी हमने लैंड ग्रांट की बात की, हमने देखा कि राजा लोग लैंड दे देते हैं, तो हमने देखा है कि भाई साहब प्रभावती गुप्ता ने कई बार लैंड ग्रांट किया है ब्राह्मण्स के लिए, लड़की होने के बावजूद। अब आप कहोगे लड़की होने के बावजूद क्या वो लैंड ग्रांट नहीं कर सकती? नहीं, बात है कि जो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति जो थी उसमें क्या है, वो लिखा हुआ था कि एक औरत का अधिकार नहीं है लैंड वगैरह पे, उसके पति का ही अधिकार है। तो फिर भाई इसके पास अधिकार कहाँ से आया? तो क्या वो हम बोल सकते हैं कि ये जो रूल्स थे, जो ये ब्राह्मणों ने जो लिखे थे, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे मत समझना कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि तो क्या ये जो रूल्स थे कि लैंड पर केवल आदमी का अधिकार है उसको बांटने पे या उसका यूज करने पे, तो ये क्या केवल आम लोगों के लिए थे या रानियों के लिए शायद नहीं थे, या ये रूल्स सब जगह बराबर फॉलो नहीं होते थे, ऐसा बोल सकते हैं। समझ रहे बात को, किस लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लैंड ग्रांट दिए कई बार, तो बोल सकते हैं कि जो ये रूल्स थे लीगल टेक्स्ट के, वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड नहीं थे। इतना तो क्लियर हो गया आपके लिए। अच्छा, तो इन्होंने क्या है, ये सब कुछ आपके काम का है नहीं, काम का ये है लाइफ इन ए स्मॉल विलेज। इस बॉक्स को देखो, इसमें लिखा हुआ है द, एक तो समझ नहीं आता ये क्या हो गया द, यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष चरित्र, द हर्षचरित्र इज, हर्ष चरित्र क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हर्षचरित। द हर्षचरित इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या है? हर्षचरित्र। अच्छा, ये हर्षवर्धन कौन है भाई साहब? ये एक बाद का एम्पायर। देखिए ये बुक किस, ये जो चैप्टर है ये 600 BC से लेके 600 CE के पीरियड को कवर करता है, लेकिन हर्षवर्धन जो इसके बाद आया था 7th सेंचुरी में। ठीक है, 7th सेंचुरी का रूलर है, वर्धन डायनेस्टी का, वर्धन साम्राज्य का रूलर है, इसका नाम क्या था? हर्षवर्धन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था। कहाँ का था? रूलर ऑफ कन्नौज। इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाई साहब हर्षवर्धन जो था उसकी बायोग्राफी क्या है? हर्षचरित्र। किसने लिखी है? इसके कोर्ट पोएट ने लिखी, इसका नाम क्या था? बाणभट्टा। अच्छा, हमने इससे पहले प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात की, जो समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी, उसके कोर्ट पोएट जिसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम? उसका नाम कमेंट करके बताइए मुझे। और हर्षवर्धन का आप याद कीजिए, बाणभट्टा। उस और उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ऐसे इसके कोर्ट पोएट ने इसके लिए हर्षचरित्र को लिखा था। ये बात क्लियर हो गई। और देखिए एक बात आपके लिए क्लियर कट में बता देता हूँ, जैसे उसका नाम हरिसेन था तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, हर्षवर्धन का ही हरिसेन होगा, समझिए। हर्षवर्धन के जो पोएट था उसका नाम था बाणभट्ट, बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र। अच्छा, वो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोएट था उसका नाम था हरिसेन। एच और एच में कन्फ्यूज मत हो जाना, हरिसेन उसका था समुद्रगुप्त का। अच्छा, समुद्रगुप्त 4th सेंचुरी में था, 4th 5th सेंचुरी में, वो इससे पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है 7th सेंचुरी में। अच्छा, तो अब लाइफ इन अ स्मॉल विलेज का मतलब ये है कि इसकी जो हर क्षेत्र में उसमें एक कहानी लिखी हुई है कि विलेज में किस तरह की लाइफ थी, जिससे अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कभी पूछ नहीं जाएगी क्या था। ये कहानी लिख देते हैं, एक आदमी यहाँ गया वहाँ गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लैंड ग्रांट के बारे में बताया किस तरह दी जाती थी। ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं, जैसे प्रभावी गुप्ता और विलेज ऑफ दंगुणा। देखिए काफ़ी भूमि वगैरह दान कर देती थी ये, तो इसी की एक कहानी है कि इसने किस तरह से ब्राह्मण के लिए दी थी भूमि। अच्छा, तो एक बात समझ लीजिए, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें तो कटा हुआ है, इसमें लिखा हुआ अग्रहारा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अग्रहारा। अग्रहारा क्या होता है? अग्रहारा होता है जो लैंड ब्राह्मणों के लिए दी जाती है। देखिए इधर साइड में देख लीजिए, एंड अग्रहारा वाज अ लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण वर यूजुअली exempted from paying land revenues and other dues to the king। मतलब ये एकदम
टैक्स फ्री लैंड दे दी जाती थी कि भाई ब्राह्मणों के लिए ऐसी लैंड जो बिल्कुल टैक्स फ्री होती थी, इस पर किसी टैक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। उनको क्या बोलते थे? अग्रहारा बोलते थे। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए, अग्रहारा क्या था? प्रभावती गुप्ता ने भी अग्रहारा दिया था कई बार। ठीक है जी, ये हमने समझ लिया। अच्छा, तो हमने देखो इंपॉर्टेंट चीज़ हम सारी देख रहे हैं, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, आप चिंता ही मत करिए। अच्छा इधर साइड का एक बॉक्स है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब जो प्रेजेंट जो पटना है, पटना का ही नाम क्या था? पाटलिपुत्र। इसकी हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले इसका नाम था पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। फिर इन्होंने मौर्यन एम्पायर आ गया, उन्होंने इसको अपनी राजधानी बना लिया, तो बहुत ये फला फूला बहुत अच्छी सिटी बन गई थी। भाई पहले क्या थी? मौर्य एम्पायर की कैपिटल, जो सॉरी मगध जो था उसकी कैपिटल पहले राजगांव होती थी, राजगीर जिसको बोलते हैं। फिर बाद में ये बना दी थी ना पाटलिपुत्र, तो फिर ये बहुत बड़ा शहर बन गया। पाटलीग्राम था पहले, तो उससे गाँव से क्या बन गया? पाटलिपुत्र बन गया। पाटलिपुत्र मतलब बहुत बड़ा एक पटना शहर बन गया। अच्छा, लेकिन बाद में फिर ये नष्ट भी हो गया। इसका पता कैसे चलता है हमको? जैसे यहाँ के राजा वाजा ख़त्म हुए, नहीं रह रहा है, किसी मुस्लिम इन्वेटर ने बाद में और भी बाद में, मतलब बहुत बाद की बात कर रहा हूँ, 7वीं सेंचुरी की, तब जाके इन्वेजन कर दिया और फिर इतना अच्छा ही रहा। पहले और भी अच्छा हुआ करता था, ऐसे बोला जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पटना का पहले तो पुराना नाम हमने देखा अभी क्या था? पाटलीग्राम। ठीक है जी, याद करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको विजिट किया है कई सारे फॉरेन ट्रैवलर ने। फॉरेन ट्रैवलर समझते हो? बाहर से जो घूमने आते हैं। जैसे एक चाइनीज पिलग्रिम है, क्या नाम है उसका? ज्वान जेंग, जिसने 7वीं सेंचुरी में क्या किया था? इसको विजिट किया था। किसने? चाइनीज एक पिलग्रिम था, इसने क्या किसको विजिट किया था? इसको विजिट किया था। तो आपको पता चल गया कि ज्वान जेंग कब आया था? 7वीं सेंचुरी में आया था। इसमें से ये इंपॉर्टेंट, तो आपसे अगर कोई पूछे ज्वान जेंग चाइना से इंडिया कब आया? 7वीं सेंचुरी में। ज्वान जेंग से पहले भी एक चाइनीज ट्रैवलर आया था, इसका नाम था फा जियान। ये कब आया था? फिर 4th सेंचुरी में था, जहाँ तक 4th या 5th में, 4th में था। तो पहले आया फाजियान, फिर आया था जुआन जेंग। इसके बारे में अपन ने बात कर ली अभी, ठीक है नहीं? फाजियान आया था 4th में, फिर 7th में कौन सा था? जुआन जेंग। इसने तो पटना को विजिट भी किया था, इसने लिखा है पटना के बारे में कि, और इसने क्या लिखा है पटना को? ये 7वीं सेंचुरी मतलब बहुत बाद में आया है, तो 7वीं सेंचुरी तो बहुत बाद की बात है, सन 700। 7वीं सेंचुरी का मतलब क्या है? 600 सन से लेके 700 के बारे में। तो मतलब, और ये तो पाटलिपुत्र जो कैपिटल हुआ करता था, ये असली में 500 BC में हुआ करता था। आज से मतलब 1000-1100 साल पहले, मतलब इससे इस वाले समय से 1000-1100 साल पहले ये कैपिटल हुआ करता था। जब ये जुआन जंग आया, उससे 1000 साल पहले ये कैपिटल था किसका? मौर्य एम्पायर का। तो उसने क्या देखा इस पाटलिपुत्र में आके कि उससे तो रूइंस मिले थे, बहुत टूटे फूटे घर के, इतना कुछ वो नहीं है। उसने ये सब लिखा, तो हमें हिस्ट्री पता चल गई कि पटना का भी ग्राम था, बहुत बड़ा शहर बना और बाद में फिर से तबाह हो गया। ये था इस पैराग्राफ के अंदर। अच्छा, तो बात देखें पाटलिपुत्र के बारे में, कुछ पढ़ते हैं। न्यू सिटी, नई नई सिटी जो बनने लगी, जैसे बहुत सारे महाजनपद थे, उनकी राजधानी थी। जैसे पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र वर ऑन रिवराइन रूट। ये रिवर रूट पता क्यों था? गंगा के किनारे है तो रिवर रूट तो हो ही गया ना, उसमें आराम से आया जा सकता है। बाकी जो थे, उज्जैनी था, उज्जैनी कहाँ था? लैंड रूट पे था। और भी कई चीज़ें थे। पुहार, पुहार कहाँ था? नियर द कोस्ट था। नई नई सिटी बनने लगी थी उस वक्त। सिटी का नाम समझ रहे हो आप? पाटलिपुत्र कहाँ पे है? रिवर रूट पे है। उज्जैनी नाम की सिटी बहुत फेमस थी, वो लैंड रूट पे थी। किसी रास्ते में पड़ती होगी जो लैंड रूट होगा उस वक्त का। अच्छा, और एक सिटी थी जिसका नाम क्या था? पुहार। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोस्ट पे पड़ती थी, मतलब सी के पास। तो इससे क्या पता चलता है? ये सी रूट पे आती थी एक तरह से, सी रूट। तो पुहार क्या था? एक तरह का पोर्ट था, देखा जाए तो। कहाँ पड़ता था? कोस्ट, मतलब समंदर के किनारे की तरफ पड़ता था। अच्छा, कई कतरी थी। मथुरा, मथुरा जैसी मतलब सॉरी सिटी थी, वो किस लिए फेमस थी? अपने कल्चर, कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए वो फेमस थी। ऐसे कई सिटी के बारे में हमने बात कर ली। मथुरा किस लिए फेमस थी? पुहार कहाँ थी? कोस्ट के पास थी। उज्जैनी लैंड रूट पर पड़ती थी। पाटलिपुत्र रिवर रूट पर पड़ती थी। ये सब हमने बात की, ये सब आपको याद रखना है एक चीज़। अच्छा, जैसे अपन अगर बात करें तो देखिए सॉरी, जैसे अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अच्छा, देखिए कई सारी चीज़ें उस वक्त ही बनने लगी थी, नई नई पोट्री बनने लगी थी, फाइन पोट्री, जैसे डिशेज विद अ ग्लॉसी फिनिश। मतलब ऐसी कोई पोट्री जो, मतलब कोई बर्तन जिसमें बहुत ही ग्लॉसी फिनिश होता था, उसको बोलते थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NBPW,
बहुत फेमस है। मतलब एक ब्लैक कलर का एक वो होता है मटका टाइप या कोई भी चीज़ हुई जो बहुत ही पॉलिश करके एकदम बनाई जा रही है, ये सब चीज़ें बनने लगी थी। ठीक है, और तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इस इमेज को देख लीजिए, क्या देखोगे इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मैंने जैसा आगे बोला था, सतवाना सबसे नीचे थे, सका इस पूरे एरिया में थे, और कुशाना ये इंडिया से भी ऊपर जो पूरा ये सेंट्रल जो एशिया था इनका एम्पायर था। या बोलता है सबसे पहले सतवाना आए थे, उनके बाद इनका भी ये भी अस्तित्व में आ गए, फिर कुशान लोग भी एग्जिस्टेंस में आ गए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलो अच्छा हुआ कि ये, और सबसे नीचे तो कौन है, चोला पांड्या चेरा। देखिए आप, सतवाना साका, और सबसे ऊपर कौन था, बहुत ऊपर जो दिख नहीं रहा है इधर, जैसे इधर देख सकते हैं कुशान। ये मैं आपको वैसे पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, फिर भी देखते हैं चलिए कुछ चीज़, जैसे बाय द सेकेंड सेंचुरी BC वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन नंबर ऑफ सिटी। देखिए वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है, आपने इंस्क्रिप्शन सुना होगा, वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब समझ लीजिए। इधर लिखा हुआ है वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जैसे कोई आम लोग जो थे, भाई राजा लोग तो बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते, जैसे कोई इसी आम आदमी ने, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, उसने अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसी मंदिर के अंदर उसने कोई गिफ्ट दे दिया बहुत बड़ा, बहुत पैसा दे के आ गया, तो वो वोटिव इंस्क्रिप्शन बनवा देते थे। मतलब एक तरह से धार्मिक इंस्क्रिप्शन समझ लीजिए कि मैं ये दे रहा हूँ इस मंदिर में इसे याद बनाने के लिए। तो बहुत सारे वोटिंग इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं पुरानी किसी सिटीज के। अच्छा, और कई बार इन इन लोगों के लिए और कौन कौन था, मतलब इंडिविजुअल लोग तो देते थे, कई बार गिल्ड और जो श्रेणी, देखिए गिल्ड और श्रेणी किसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट। जो व्यापारी लोग हैं या जो क्राफ्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कोई जो बनाते हैं, आर्टिजन जो होते हैं, मतलब क्राफ्ट प्रोड्यूसर कौन होता है, जो वही मतलब एक तरह की बनिए समझ लीजिए आप उस वक्त की, उनका जो ग्रुप होता था उसको क्या बोलते थे, श्रेणी बोलते थे। क्या बोलते थे, श्रेणी या गाइल्ड, गिल्ड जो भी है लिखा हुआ है, गिल्ड या श्रेणी उनको बोला जाता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को। वो लोग भी कई बार दान करते थे। तो क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाता है वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है एक। तो ये पूछा जाता है कि श्रेणी या गिल्ड किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर या मर्चेंट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं गिल्ड या श्रेणी। देखिए जो जो क्वेश्चन बन सकता है आपको सब कुछ मैं बता दूंगा, आज कोई चिंता की आपको ज़रूरत है नहीं। अच्छा, जैसे अगले उसमें लिखा हुआ है द मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला। ठीक है जी, तो एक तो ना बड़ी समस्या हो रही है, इस तरह से कैसे काम चलेगा, ये बार बार अलग ये अजीब अजीब लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पता क्या लिखा हुआ है, हेयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एक बुक का नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है इसे अलग, मतलब ये जो मैंने काटा है ना, इसके पता क्या लिखा हुआ है NCERT में, इसमें लिखा हुआ है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी मतलब क्या है इसका, मतलब ये जो मालाबार कोस्ट का कहीं पे जिक्र आता है कि कहाँ पे आता है, कोई पुरानी बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। तो इसके बारे में, इसमें मालाबार कोस्ट अपना जो केरला का जो कोस्ट है, तो आपको पता ये इसमें ये क्वेश्चन तो ये कंफर्म हो गया अगर आ जाए तो, कि केरला का जो कोस्ट है उसका पुराना नाम क्या था, मालाबार कोस्ट। अच्छा जी, ये किस बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, एक ग्रीक सेलर के द्वारा लिखी हुई बुक है। अच्छा, फर्स्ट सेंचुरी CE में लिखी हुई थी, पहली शताब्दी में लिखी हुई है। अच्छा, इसमें वो सब बताता है कि किस तरह का वो है पोर्ट वगैरह, उससे हमें कोई ऐसा मतलब है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, इसका मतलब समझ लीजिए, पेरिप्लस का मतलब क्या होता है, पेरिप्लस का मतलब होता है सेलिंग अराउंड, मतलब घूमना, इससे नाव से, कहीं पे नाव से जाना। एरिथ्रियन होता है पुराना नाम है किसका, ग्रीक नाम है किसका, रेड सी का। रेड सी आपको पता है रेड सी किधर है, भाई रेड सी उधर है तो है, ये जो रेड सी के होते तो जाती है वो स्विच जो कनाल है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को तो जोड़ती है। तो रेड सी जो वो वाला सी है, उसमें एक बुक लिखी हुई थी, उसके ऊपर एक ग्रीक कोई सेलर था, अब ग्रीक उधर ही तो था, ग्रीक जो किंगडम थी उधर की तरफ ही है, उधर का कोई सेलर है। सेलर मतलब सेलर बोलते हैं जो नाव नाव चलाते हैं, जो नावों में यात्रा करते हैं उनको बोलते हैं सेलर। उधर कोई ग्रीक सेलर था, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। एथेरियन बोलता था वो रेड सी को, और पेरिप्लस बोलता है कि यात्रा, तो रेड सी की यात्रा, एक तरह से ये समझिए। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड सी का ग्रीक नाम क्या है, एथेरियन है। अच्छा, पेरिप्लस का मतलब क्या है, सेलिंग अराउंड, मतलब घूमना फिरना नाव से, ये सब इसमें से पूछ सकता है। अच्छा और इसकी बुक में एक चीज़ भी लिखी हुई है, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ बीड मेकिंग इंडस्ट्री। बीड तो आप जानते हो मन के, यूजिंग प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैज बीन फाउंड इन कोडुमनल तमिलनाडु के।
जो एक तमिलनाडु के में कोई जगह है कोडुमनल, उसमें किस चीज़ का एविडेंस मिला है? बीड मेकिंग इंडस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, एविडेंस। अब जैसे एविडेंस की बात आ गई तो ये क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपसे अगर पूछ ले कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री का एविडेंस साउथ में किस कहाँ पे मिला है? कोडुमनल तमिलनाडु के अंदर मिला है। इस बात को भी आप मार्क कर लीजिए, समझ लो बात को। अच्छा और क्या बात कर सकते हैं अपन? और अब देखिए कुछ ही चीज़ रह गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है अब जो अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे ये मतलब ये पूरे 1-2 पेज जो आने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। सब कॉन्टिनेंट होता है, उसमें ट्रेड किस तरह से होती थी उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वही मर्चेंट लोग थे, मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग ट्रेड करते थे। जो सक्सेसफुल जो मर्चेंट थे उनको क्या बोलते थे? उनको डेजिग्नेटेड एज मसट्टुबान इन तमिल, तमिल में क्या बोलते थे उनको? मसट्टुबान। एंड सेठीज एंड सतवाहज इन प्राकृत। सेठीज और सतवाज किसे बोलते हैं? प्राकृत में। तो आपसे अगर सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे कि मसट्टुबान, सेठीज या सतवाज किसका नाम है, किसके लिए यूज करते थे ये वर्ड? ये सक्सेसफुल मर्चेंट के लिए यूज थे। अच्छा सक्सेसफुल मर्चेंट बहुत सारे थे जो दूर दूर देशों तक मतलब व्यापार करने के लिए जाते थे, भले ही सी के रास्ते से जाएँ या पैदल जाएँ। देखिए जो ये जो दूसरे देशों में जाना रिस्की तो होता था लेकिन बहुत प्रॉफिट मिलता था। यहाँ से कोई चीज़ बहुत सस्ता खरीदो, दूसरी जगह जहाँ उसकी कमी है उसे बहुत महंगा बेच के आओ, बहुत महंगा, तो बहुत पैसे कमाते थे। सक्सेसफुल मर्चेंट को क्या बोलते हैं? मसट्टुबान बोलते हैं तमिल में, सेठी या सतवाज बोलते हैं प्राकृत में। ये आपने लिख लिया। अच्छा ये आपको पता है। और यहाँ से कई सारी चीज़ें आती थी उधर दूसरे देशों में बिकने के लिए। जैसे क्या था? सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिन प्लांट, ठीक है, ये सब चीज़ें आती। स्पाइसेस, स्पेशली पेपर, पेपर होती है काली मिर्च। काली मिर्च कहाँ थी? रोमन एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर जो था उसमें अपनी काली मिर्च की बहुत डिमांड थी उसमें। अच्छा कहाँ से थी? अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक जाती थी। कैसे जाती थी? अब देखिए उस वक्त तो स्वेज कैनाल नहीं थी। स्वेज कैनाल अगर आप थोड़ा भी ज्योग्राफी जानते हो तो आपको पता होगा मैं स्वेज कैनाल क्यों बोल रहा हूँ बार बार। अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी बहुत शॉर्टकट में पहुँचना है तो एक कैनाल बनी हुई है इजिप्ट के जस्ट बगल में। इजिप्ट में होके ही निकलती है, समझ लो आप। अच्छा कैनाल है मतलब एक पूरा लैंड है, उसको काट के पूरा 2 समंदरों को जोड़ दिया गया है। अच्छा तो आजकल तो वहाँ से निकल जाते हैं, पहले ये सब नहीं था। पहले अरेबियन सी से पूरा घूम के अफ्रीका के नीचे से होके तब जाके वहाँ जाया जाता था। तो बहुत लंबा ट्रेड होता था, लंबा रास्ता था, लेकिन जाना पड़ता है पेट के लिए। अच्छा अब राजाओं की बात करें सिक्कों के बारे में। ये सब कहाँ की बात हो रही? 600 से 600 जो ये आपको पता है ना कि अपन ने जब ये बुक ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट अपन ने किया था उसमें टाइमलाइन लिखी हुई थी कि 600 बीसी से लेके 600 सी के बारे में सब जो राजा थे उनके बारे में बात होगी। अच्छा अब अपन बात करेंगे सिक्कों के बारे में कि राजाओं के सिक्के किस तरह के थे इस पीरियड के अंदर। अच्छा तो सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए थे 6th सेंचुरी के पास, वो पंचमार्ग कौन थे? कैसे थे? पंचमार्ग। पंचमार्ग होते हैं बहुत ही एक ठोका हुआ सिक्का, कि वैसे एक सिक्का है, कुछ उसको गर्म किया उस मेटल को, उस पर कुछ एक सील ठोक दी, उससे उस पर कोई आकृति बन गई। बड़ा सिंपल तरीका था ये बनाने का। किसके बनाए जाते? सिल्वर और कॉपर के, गोल्ड के नहीं है, मैं समझना। पंचमार्ग कौन बेचे थे सबसे पहले? किसके थे? सिल्वर और कॉपर के। तो सबसे पहले आपको पूछे कोई सबसे पुराने कॉइन का नाम क्या था? इसलिए कहा था वर अमंग द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज। सबसे पुराने यूज हुए कॉइन कौन थे? पंचमार्ग कॉइन थे। किसके बने होते थे? सिल्वर के या कॉपर के। ये बात होगी। अच्छा आपको फिर इसमें लिखा हुआ है जैसे द फर्स्ट कॉइन टू बी बियर द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर वर इश्यूड बाई इंडो ग्रीक्स वो एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट 2nd सेंचुरी BC। जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया तो जो नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा था अपने देश का, नॉर्थ वेस्टर्न जो साम्राज्य, मतलब नॉर्थ वेस्ट समझ जाइए आप, इधर ये पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो ये वाला हिस्सा था, इस हिस्से पर एक रूलर आए थे जिनका नाम जो इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक बोलते थे खुद को, या उनका दूसरा नाम है बैक्टीरियन ग्रीक, वो थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें लिखा होगा, उन्होंने वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सिक्कों पे अपना नाम वाम लिखवाना स्टार्ट किया। आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे पहले ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने सिक्कों पर नाम लिखवाना स्टार्ट किया? तो कौन से थे? इंडो ग्रीक रूलर। अच्छा कब आए थे? 2nd सेंचुरी BC में। जो वही 2nd सेंचुरी BC वही है जब सातवाहन तो नीचे की तरफ चल रहे हैं और ऊपर कौन राज कर रहे हैं देश में? ऊपर के हिस्से में, इधर नॉर्थ वेस्ट वाले में, उधर ये कर रहे थे इंडो ग्रीक। समझ रहे बात को? कोई बड़ा एम्पायर नहीं था, छोटे छोटे बहुत सारे थे। सातवाहन के बाद इनके ऊपर साकार थे, फिर कुषाण भी आए थे बाद में। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आप ये मत समझना एक साथ इतने लोग कैसे राज करते, अलग अलग टाइम पे हैं वो, ये समझिए। और छोटे छोटे हैं तो एक साथ हो भी सकते हैं। अच्छा फिर बात करें द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने बनाए? वर इश्यूड 1st सेंचुरी, पहली सेंचुरी में कुषाणों ने राज किया था।
तो कुषाणों ने सबसे पहले गोल्ड सिक्के बनाए थे, जो कि वर्चुअली आइडेंटिकल थे। वर्चुअली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? दिखने में एक जैसे थे, दिखने में एक जैसे थे, और उतनी टेक्नोलॉजी थी पहले कि वजन में भी एक जैसे बना दे। भाई थोड़ा बहुत वजन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे एकदम बढ़िया लगते थे एक जैसे सिक्के। तो सबसे पहले जो बेस्ट जो कॉइन बनाए थे ना, वो किसने बनाए थे? कुषाण रूलर ने बनाए थे। और सोने के रूलर, मतलब सोने के सिक्के बनाए थे सब। तो बोला जाए तुमसे, सोने के सिक्के किसने बनाए सबसे पहले? फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स कुषाण रूलर ने बनाए थे। ठीक है जी, बढ़िया है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है विद दोज इशूड बाई कंटेम्प्रेरी रोमन एम्पायर। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जब इंडिया में इधर नॉर्थ वेस्ट में कुषाण चल रहे थे, ऊपर सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसी वक्त में, कंटेम्प्रेरी का मतलब था उसी वक्त में रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर पर किसका रूल था? मतलब सॉरी, उसी वक्त में रोमन एम्पायर चलता था उधर की तरफ। ठीक है, रोमन एम्पायर के टाइम पे इंडिया में कुषाण वगैरह चल रहे थे ऊपर की तरफ। अच्छा, और उसी वक्त के कौन है? पार्थियन रूलर ऑफ ईरान, इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये तीन लोग थे एक ही साथ, कुषाण थे, रोमन एम्पायर के रूलर थे, और पार्थियन रूलर थे कहाँ के? ईरान देश के। ये तीन जो जगह हैं, इन मतलब कुषाण अपने, पार्थियन रूलर ईरान के, और रोमन जो एम्पायर था, इन जगह तीन जगह सिक्के चलते थे। इन्होंने क्यों बनाए होंगे तीनों ने? भाई ये आपस में ट्रेड करते थे। अच्छा, पता कैसे चला इसका? ऐसे बता, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल साइट इन साउथ इंडिया। भाई रोमन कॉइन जो है उनका एक होड़ होड़ होता है, जमा करा लिखा हुआ, मतलब एक तरह की तिजोरी टाइप समझ लीजिए। बहुत सारे रोमन सिक्के कहाँ पाए गए? साउथ इंडिया में पाए गए। तो कैसे आएंगे भाई साउथ इंडिया में? मतलब पक्का व्यापार होता होगा, इधर से तो सिक्के जाते हैं। अच्छा, ये भी आप समझ सकते हैं। और कई सिक्कों की बात करें, पंजाब और हरियाणा में ट्राइबल रिपब्लिक चलती थी। क्या नाम था? पंजाब और हरियाणा था उस वक्त, उसमें ट्राइबल रिपब्लिक मतलब एक जनजाति सरकार चलती थी। मतलब आदिवासी लोग थे, उन्होंने अपना अलग राज्य बनाया हुआ था, उन्होंने भी सिक्के चलाए थे। इसके बारे में उनका उन पहले तो उन आदिवासी साम्राज्य जो थे, आदिवासी जो ये रिपब्लिक थे, गणतंत्र जो थे, उनको क्या बोलते थे? उनका नाम था योद्धायाज। तो पंजाब और हरियाणा के जो ट्राइबल रिपब्लिक थे उनको क्या बोलते हैं? योद्धा बोलते हैं। उन्होंने भी सिक्के बनाए थे। समझ रहे बात को? अच्छा, ये आपके समझ आ गया। किस चीज़ के सिक्के बनाए थे उन्होंने? उन्होंने हजारों कॉपर के कॉइन बनाए थे। तो 7,000 कॉपर कॉइन इशूड बाय द योद्धाज। समझ रहे बात को? अच्छा, ये भी आपके समझ आ गया। देखिए पंचमार्क कॉइन कैसे दिखता है, आपको दिख रहा होगा, सबसे गंदी क्वालिटी का यही सबसे पहले जो बनाया गया था, बस ठोक दिया है सब ऊपर से। योद्धा जो थे पंजाब हरियाणा के, उन्होंने ये बनाए थे। ठीक है, फिर सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन वर इश्यूड बाई द गुप्ता रूलर। सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो गोल्ड कॉइन जो बनाए थे ना, वो गुप्ता रूलर ने बनाए थे। उस वक्त एक तो बाद में आए थे, 4 से 6 सेंचुरी तक रहे ना ये लोग। एक तो नया टाइम आ गया है, थोड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई इनके पास, तो अच्छे इन्होंने सोने के सिक्के बनाए थे। ठीक है जी, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन भी इन्होंने बहुत किए थे। मतलब दूसरे देशों में पे करने के लिए शायद सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता होगा, ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई सोने की तो बहुत वैल्यू है, दूसरे देश में भी भेज देंगे तो भी काम चलेगा। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, 6 सेंचुरी के बाद से जब गुप्ता साम्राज्य खत्म हो गया, तब से सोने के सिक्के बनना ही बंद हो गए। तो क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था या कुछ और था? तो कई लोग बोलते हैं कि जो रोमन एम्पायर था वो ख़त्म हो गया था उस वक्त। ठीक है, तो ट्रेड वगैरह बंद हो गई थी, और भी कई सारी चीज़ें। ट्रेड बंद हो जाती है तो बस देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। जैसे अभी रूस के साथ हो रहा है, इतने सारे सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने, रूस की कितनी हालत ख़राब हो गई है। गुप्ता रूलर, जो गुप्ता कॉइन थे, कितने देखो कितने परफेक्ट कॉइन हो सकते हैं, इतने अच्छे कॉइन हैं। और गुप्त जो रूलर थे ना, ये क्या थी, अपने राजाओं के वो छपवाते थे इस पर। देखिए इसमें बैठा हुआ उनका राजा, ये बैठा हुआ है, ये आपने देख लिया। अच्छा, हो गया। लास्ट चीज़ बची हुई है इस वाले चैप्टर की, उसके बारे में और अपन बात अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट चीज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैसे तो देखिए, इस चैप्टर की हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इस सब के बारे में हमको पता कहाँ से लग रहा है। ये सब हमको इंस्क्रिप्शन से पता लग रहा है। इंस्क्रिप्शन देखो ऐसा होता है, जैसे ये सर्फ, ये पत्थर पे लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को ही हमने पढ़ा था। हमने आपको शुरू में बताया था कि 1830 में जेम्स प्रिंसेप नाम के आदमी ने ब्रह्मी और खरिष्टी को मतलब पहचान लिया था। अच्छा, क्या इस तरह से पहचाना था वो पढ़ते हैं। अच्छा, डेसिफरिंग ब्रह्मी, ब्रह्मी को किस तरह से पहचाना था वो देखते हैं। अच्छा, देखिए, मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रह्मी। तो भाई ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट हैं जो आजकल इंडिया में लिखी जाती हैं वो ब्रह्मी से निकली हुई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अच्छा जी, स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं। ब्रह्मी कोई लैंग्वेज नहीं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। अच्छा और यही स्क्रिप्ट यूज हुई है किसमें? ज़्यादातर जो अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए उसमें ब्रह्मी का ही यूज उसने किया है।
अच्छा, ये सब आपको समझ आ गया। तो किया क्या, किस तरह से इसका पता लगाया? देखिए, जो जेम्स प्रिंसेप था उसने कई लोगों के साथ काम किया, जैसे यूरोपियन जो स्कॉलर थे उन्होंने कैसे पता लगाया, उन्होंने इंडियन पंडित के साथ काम किया। कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवनागरी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको भी देखा, मतलब उस वक्त की जो देवनागरी और में लिखी हुई जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी। देखिए, इस तरह से बोला जाता है कि आपके पास दो टेक्स्ट हैं, ठीक है, उसी वक्त के अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए, आप उनको मिला के देखोगे क्या क्या उनमें समानताएं, किस तरह से लेटर लिखा जाता है, तो वो सब उनका कंपेयर करके उसी तरह से पता लगाते हैं कि ये भाई इसके स्क्रिप्ट का मतलब क्या है। जैसे जो अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे, आपको पता, पहले ही बता चुका हूँ मैं, प्राकृत लैंग्वेज में और ब्रह्मीय स्क्रिप्ट में। ठीक है जी, प्राकृत तो लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। अच्छा, बहुत सारे कंपेरिजन वगैरह के बाद जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने 1838 में जो अशोक की जो ब्रह्मी थी उसको डेसिफर कर लिया था। डेसिफर मतलब समझ गए थे कि किस लेटर का क्या मतलब है। अच्छा, अशोक की देखिए इस तरह की स्क्रिप्ट है, वो का को तो इस तरह बनाता है, चा को इस तरह से, डा को इस तरह से, दा को इस तरह से, माँ को इस तरह से, रा को इस तरह से। आप देख लीजिए कितना कठिन रहा होगा। अच्छा, खरोष्टी को किस तरह से पढ़ा गया था? देखिए, ये यही सेम तरीका होता है हर चीज़ को पढ़ने का, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि खरोष्टी स्क्रिप्ट को इस तरह से पढ़ाया गया था। देखिए, आपको पता है कि खरोष्टी का यूज कहाँ किया था, मैंने आपको एक बार बीच में बताया था इसी चैप्टर के, कि जो नॉर्थ वेस्ट, जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला ऊपर का अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, उसमें जात उस एरिया के जो इंस्क्रिप्शन थे वो खरोष्टी में लिखे गए थे। इंडो ग्रीक जो रूलर थे उन्होंने भी उधर राज किया था, उन्होंने भी खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज किया है लिखने के लिए। तो मैंने आपको बताया था इंडो ग्रीक पहले लोग थे जिन्होंने कॉइन पे अपना नाम वाम लिखवाना स्टार्ट किया। तो हमने कैसे पता लगा कि इंडो ग्रीक जो लोग थे उन्होंने जो कॉइन पे अपने नाम वगैरह लिखवाए थे, वो नामों को देखा कि भाई किस किंग का नाम लिखा हुआ है, किंग का नाम, ठीक है, जो ग्रीक में लिखा हुआ था, किंग का नाम ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट तो सेम ही है। उससे कंपेयर करके हमने पता लगाया कि भाई ग्रीक में अगर ये मतलब निकल रहा है इसका, तो अपनी जो अशोक वाला जो खरोष्टी में लिखा हुआ उसका कैसे मतलब निकलेगा। आई थिंक आप समझ रही हो कैसे अपने पता लगाया होगा, मतलब हमने नहीं, मतलब जेम्स प्रिंसेप ने। अच्छा, विद प्रिंसेप आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्टी स्क्रिप्शन एज प्राकृत इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्ग। जैसे ही उसने पता लगा लिया प्रिंस के, मतलब प्रिंसेप ने, कि जो खरोष्टी में जो इंस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है ये असली में प्राकृत लैंग्वेज है जो खरोष्टी के स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है, तो बहुत आसान हो गया बाकी के उनको पढ़ना, उसने एक बार पता लगा लिया। अच्छा, जैसे बात करें, कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, जैसे आप कई सारी चीज़ पता लगा सकते हो। ऐसे एक रूलर था, इसका नाम क्या लिखा हुआ था, देवनाम पिया, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, क्या मतलब जो देवों का भी प्रिय हो, या पियादसी, ये किसका नाम है, अशोक का नाम है। तो अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है उसके इंस्क्रिप्शन में, देवनाम पिया या पियादसी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, और क्या है, द ऑर्डर ऑफ द किंग। अच्छा, मतलब एक बार देवनाम पिया नाम का जो मतलब राजा, अपना जो अशोक राजा है, उसने एक बार ऑर्डर दिया था, क्या बोला था, मतलब उसने एक अपने इंस्क्रिप्शन में क्या लिखवाया था, देखिए, उसने बोला था कि बाकी के जो राजा हैं पता है इतना लंबा राज नहीं कर पाए, मैं पता है इतना लंबा राज, मतलब मेरा साम्राज्य इतना बड़ा क्यों है, इतना स्टेबल क्यों है, इसका एक रीज़न है। वो बोलता था कि मैंने कई कुछ ऑफिसर को अपॉइंट किया है जिनका नाम क्या है, पतिका वेदा। एक तो बेटे जहाँ पे भी कोई ऐसा वर्ड आता है वहाँ पे एनसीईआरटी पता नहीं कैसा नाम लिख रही है, मुझे लगता है इस पीडीएफ में कोई दिक्कत है। ये देख लीजिए आप, मेरे लिखा हुआ पतिका वेदा। तो उसने कुछ लोग, पतिवेद का, सॉरी, पतिवेद का नाम के जो उसने लोग थे वो अपॉइंट उसने किए हुए थे। इनका काम क्या था, पतिवेद का काम था जो लोग हैं उस वक्त के उनकी जानकारी उसको आके देना, तो एक तरह का रिपोर्टर हो गया, रिपोर्ट करता था उसे। तो पतिवेद का क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे सामान्य जानकारियों को जो उसके राज्य में कुछ भी चल रहा हो चाहे, ठीक है। पतिवेद का क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे, सामान्य जो जानकारी थी उनको उसको देते थे राजा को आके, इससे उसको पता चलता रहता था कि भाई साहब क्या चल रहा है। तो पतिवेद का क्या आता है, कहीं पे भी उसको बताते थे, मतलब हर जगह आ सकते थे पतिवेद का उसको बताने के लिए। तो पतिवेद का मतलब क्या होता है, रिपोर्टर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पतिवेद का मीनिंग क्या है, रिपोर्टर, पतिवेद का। अच्छा, ये देखिए, इंडो ग्रीक जो किंग थे, एक इंडो ग्रीक किंग था, इसका नाम क्या था, मैनेंडर। तो आपसे क्वेश्चन, आप अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडो ग्रीक कॉइन का ये चित्र दे रखा है, ये तो आपको बताइए। इंडो ग्रीक पहले रूलर थे जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम वाम लिखवाना स्टार्ट किया। देखिए कितना बड़ा एकदम लिखवाया है, खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखवाया है ये आपको, या अभी पता ही चल गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडो ग्रीक किस में लिखते थे, खरोष्टी में लिखते थे, सिक्कों पर नाम से पहले इन्होंने लिखवाया। सिक्के देख भी लो कितना कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, एक तो ये दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यही पूछ सकता है मेनिंडर, जैसे में लिखा हुआ है इंडो ग्रीक किंग मेनिंडर चित्र में, तो आपसे पूछ सकता है मेनिंडर
किस डायनेस्टी का रूलर था? इंडो ग्रीक डायनेस्टी का। इंडो ग्रीक का दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरियन ग्रीक। इसका नाम है बैक्टीरियन ग्रीक। आई थिंक आप समझ गए। अच्छा फिर जाके जैसे अगला ये तो इसमें कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है एंग्विश ऑफ द किंग, कि भाई जो राजा है उसकी क्या दुविधा थी। ये दुविधा कुछ नहीं है, मतलब वही है कि जब देवनाम पिया जो मतलब अशोक जो था, उसने कलिंग के लिए 8 साल मतलब लड़ा, कलिंग मतलब अपना राज किया, उसके 8 साल बाद क्या है कलिंग पर हमला कर दिया उसने, बहुत सारे लोग मर गए थे, चले गए थे, उसका फिर बदल गया था वो, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। आपको इतना पता होना चाहिए कि अशोक कब बदला? कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। फिर इसमें लिखा हुआ है द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन एविडेंस। देखिए इसमें कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। अब देखिए उस वक्त क्या था क्या नहीं था, उसका कोई पक्का अंदाजा तो लगाया जा नहीं सकता। बस एक बेसिक सा कॉमन सेंस एक अंदाजा लगाते हैं क्या रहा होगा उस वक्त, किस तरह की जीवन रहा होगा इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि सीधी बात है, आप खुद सोचिए मेरे दिमाग से, इंस्क्रिप्शन जो वो इंपॉर्टेंट आदमी तो लिखवा सकता है कि राजा वगैरह, उस वक्त के लोकल लोगों का क्या जीवन था उसके बारे में हमको क्या पता लग सकता है? एक राजा किस तरह सोचता है लोकल लोगों के बारे में, क्या वो पक्का यही है क्या? ऐसे इमरान खान भी ये सोचते हो कि पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं उनसे, तो सच में खुश हैं क्या? तो एक राजा क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में, उससे उस वक्त का पता पक्का नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक लिमिटेशन होती है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की भी। और और जैसे ये एक चित्र देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका। आपको याद होगा कि लैंड ग्रांट जो दी जाती थी वो भी कॉपर प्लेट पे लिखी जाती थी। तो एक चित्र बना हुआ है बस, और यहाँ जाके ये हो गया है ख़त्म। ठीक है, आप ये थोड़ा टाइमलाइन को भी देख सकते हैं। जैसे 185 BC मतलब ये 200 वाली बात है, इसमें एंड हो गया था मौर्यन एम्पायर का। फिर 200 से 100 के बीच में कौन आए थे? मैंने बोला था कि सातवाहन आ गए थे, चेरा चोला मतलब उसमें साउथ में चल रहे थे, और इंडो ग्रीक चल रहे थे नॉर्थ वेस्ट में एक साथ, समझ रहे बात को। फिर सातवाहना के बाद मैंने बोला था साका आ गए 100 से 200 100 सी के बीच में। फिर फर्स्ट सेंचुरी जो थी उसमें कौन आया था? 78 सी में कनिष्क आ गया था। कनिष्क था कुषाण, मैंने बोला भी था आपसे कुषाण आए थे इनके बाद में। तो कनिष्क कहाँ का रूलर है? कुषाण डायनेस्टी का रूलर है जिसका नाम क्या था? कनिष्क था। कुषाण वही है जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलवाए थे। अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है मेरे साथ तो आपके समझ आ रही होंगी ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं। नहीं आ रही इसको और भी अच्छे से देखिए, बार बार इस लेक्चर को देखिए, रट लीजिए बिल्कुल। अच्छा फिर वही सातवाहन शाका रूलर जो थे उनका वो सब चल रहा था। फिर 4th सेंचुरी जो थी कि 320 गुप्ता साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर छः के बाद मैंने आपको बोला था जो 7th सेंचुरी जो थी उसमें हर्षवर्धन आ गया था। समझ रहे बात को? हर्षवर्धन आया था कि नहीं? हर्षवर्धन के टाइम पे ही इस 7th सेंचुरी चल रही है ना, इसी में तो जुआन जैंग ने विजिट किया था पाटलिपुत्र को, उसमें मैंने पहले आपको बताया था। हर्षवर्धन कन्नौज का किंग था। इसका कोड पोएट का नाम क्या था? याद करिए, बाणभट्ट जिसने हर्षचरित्र लिखा था। अच्छा, और फाहियान तो मतलब 4th सेंचुरी में आया था, ये सब आपको पता ही है। 375 से 415 की बात चल रही है। चंद्रगुप्त सेकंड इसकी बेटी थी, क्या थी? प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी किससे हो गई थी? वकाटका किंग थे जो दक्कन में रूल कर रहे थे उस वक्त। तो आपको पता होना चाहिए जब गुप्त साम्राज्य ऊपर चल रहा था नॉर्थ में, तो साउथ में क्या चल रहा था उस वक्त? वकाटका चल रहे थे। तो इस तरह से साम्राज्य बदलते रहते हैं, हर 100 साल में नक्शा बदल जाता है पूरे देश का। ऊपर कोई है, नीचे कोई है, बीच में कोई चल रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग चल रहे हैं, समझ रहे हो। फिर 712 पे जाके इसमें टाइम लाइन एंड करी जब अरब ने सिंध को कॉन्कर कर दिया, जो अरब देश। 22 चीज़ बात है। 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हो गया, और जैसे इस्लाम का उदय हुआ पता नहीं क्यों इनको चैन नहीं था, इन्होंने पूरी दुनिया में हमला करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इन्होंने कहाँ का कब्जा कर लिया? सिंध पे कब्जा कर लिया। यहाँ जाके हमने बेसिक बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूँ कि आपको एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर में, 1.5 पौने 2 घंटे में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी गई हैं। ठीक है, आपको यही पढ़ना है, इसके बाहर देखो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ थीम्स में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे लेक्चर से ही आ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मैंने एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, एक एक वर्ड, ये समझ लीजिए। और जो भी थोड़ा भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आप एंड तक अगर आप आए हो, मैं आप में से कोई आदमी अगर एंड तक आया है तो मैं जानना चाहता हूँ कौन बच्चा यहाँ तक आया है। जो एंड तक आया है उसे कमेंट करना है हिस्ट्री, वो कमेंट करेगा वर्ड हिस्ट्री को कमेंट सेक्शन में, इससे मुझे पता चल जाएगा कि किसी बच्चे ने इस वीडियो को एंड तक भी देखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।